अपने आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैसूर जो था वो हैदर अली और टीपू सुल्तान के अंडर में किस तरह से उसने जो ब्रिटिशर हैं उसके अगेंस्ट में फाइट किया। जो एंग्लो मैसूर वॉर हुए हैं, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हुआ, सेकंड हुआ, थर्ड हुआ, फोर्थ हुआ। फर्स्ट एंग्लो मैसूर हुआ 1767 से 69 के बीच 2 साल चला। दूसरा जो हुआ 80 से 84, ये 4 साल। और तीसरा हुआ 90 से 92, 2 साल। और फोर्थ एंग्लो मैसूर वार हुआ 1799 में। ठीक है, तो ये इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। इसके पीछे का जो बैकग्राउंड था तो उसके बारे में भी बताऊंगा कि बैकग्राउंड कैसे सेट हुआ, क्यों ये एंग्लो मैसूर वॉर हुए। ठीक है, और इसके बाद इसके साथ साथ मैं आपको विजुअलाइजेशन की टेक्निक जो कि मैंने मेमोरी की बताई हुई है कि किसी भी, देखिए ये जो वॉर्स के बारे में है, वॉर्स के बारे में तो बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस में भी दिया हुआ है, बुक्स में भी अवेलेबल है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको विजुअलाइज भी करना है और मेमोरी में भी रखना है। ऐसा नहीं कि आपने पढ़ा कहानी की तरह फिर आप भूल गए। ठीक है, तो मेरा ये वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए और आप इसमें मैं एक एक चीज़ आपको विजुलाइज करके इमेज के साथ बताऊंगा कि कैसे आप विजुलाइज कर सकते हो और याद रख सकते हो। ठीक है, तो आप देख रहे हो, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चीज़ जो आपको विजुलाइज करनी है, ये आप ये विजुलाइज करिए कि ये जो मैप आप देख रहे हैं राइट साइड में, ठीक है, ये इंडियन पेनिनसुलर का जो मैप है, इसमें आप देख रहे हैं कि एक मैसूर टेरिटरी मैंने दिखाई हुई है हैदर अली के अंडर में जब ये मैसूर था। और ये आप देख रहे हो निज़ाम की जो टेरिटरी है, हैदराबाद के जो निज़ामुल मुल्क होते थे, निज़ाम उनका एक तरह से टाइटल होता था। ठीक है, तो जो अगला निज़ाम 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 आते रहते हैं, निज़ाम नाम नहीं है, निज़ाम टाइटल है। ठीक है, इसको कंफ्यूज मत करिएगा। ठीक है, तो अब ये निज़ाम हो गए, निज़ाम ऑफ हैदराबाद हो गए। ठीक है, ये मैसूर हो गया। और त्रावणकोर नीचे आप देख लीजिए, माहे आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में, माहे को फ्रेंच का सपोर्ट था। मैंगलोर आप देख रहे हैं कहाँ पे है। ये जो मैं बता रहा हूँ ये नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका जिक्र होगा। ठीक है, ये आपने देखा। उसके बाद त्रावणकोर आप देख रहे हैं, जो नीचे एकदम आप देख रहे हैं त्रावणकोर है मैप में। और ये आप मद्रास देख रहे हैं, पौंडीचेरी देख रहे हैं, नॉर्दर्न सरकार देख रहे हैं, ये भी ब्रिटिश की टेरिटरी है। और ये आपने पेशवा देखे, पुणे के पेशवा देखे। तो ये आप मैप समझ लो। पहले उस समय जब एंग्लो मैसूर वॉर हो रहा था 1767 से 69, आपको 1765 तो याद है, इलाहाबाद की ट्रीटी हुई थी, जो कि सबसे ज़्यादा आप देखोगे कि जो ब्रिटिशर्स हैं, जो उन्होंने यहाँ पे जो ब्रिटिश रूल स्टार्ट किया, जो पावर उनको मिली, तो वो 1765 के बाद ही मानी जाती है क्योंकि रेवेन्यू राइट्स उनको मिल गए थे। ठीक है, तो इसकी वजह से आप देखोगे कि वो डेट तो इम्पोर्टेंट है। उसके जस्ट 2 साल बाद ही मैसूर वॉर स्टार्ट हो गए। ठीक है, मैसूर क्यों? हैदर अली की वजह से। तो अब ये क्या हुआ, इसके बारे में मैं पूरा आपको बताऊंगा। ठीक है, अब आप देखो कि ये हैदर अली जो था वो कौन था, पहले तो इसका आइडिया होना चाहिए कुछ आपको। तो आप देखोगे कि हैदर अली जो था एक सोल्जर था और असिस्टेंट टू निज़ाम। ये निज़ाम का ना एक असिस्टेंट हुआ करता था। ठीक है, इन मैसूर प्रिंसली स्टेट, मैसूर एक प्रिंसली स्टेट था, वहाँ था ये। इसने मिलिट्री टैक्टिक्स सीख ली थी किससे? फ्रेंच डुप्ले से। ठीक है, और अबाउट 1761 ही मेड हिमसेल्फ रूलर ऑफ मैसूर। 1761, ठीक है, 1761 डेट इंपॉर्टेंट है क्योंकि पानीपत का थर्ड बैटल भी यही हुआ था। ठीक है, इसी डेट पे हुआ था। तो आप ये डेट याद रख सकते हो कि जब पानीपत का बैटल हो रहा है ना, तब उसी टाइम पे हैदर अली जो है वो अपने आप को रूलर डिक्लेयर कर दे रहा है। उससे पहले वो काम करता था, ठीक है, कमांडर, आर्मी कमांडर की तरीके से, लेकिन 1761 में उसने पूरी पावर ही ले ली। पूरा वोडिया डायनेस्टी जो हुआ करती थी मैसूर में, पहले क्या होता था, एक वोडिया डायनेस्टी हुआ करती थी, वो हिंदू डायनेस्टी थी। उसके उनका आर्मी कमांडर रहता था ये हैदर अली। हैदर अली ने काम बहुत अच्छे अच्छे किए, अच्छे फाइट किए, खूब लड़ाई करी और जीतता रहा। तो उसकी वजह से वो लोगों ने, जो उसके वोडिया डायनेस्टी के जो रूलर थे, वो कुछ कर नहीं पाए, उनकी पावर कम हो गई और मिलिट्री सुप्रीमेसी थी इसके अंदर, बड़ा सुपीरियरिटी थी इसमें। तो ये सामने आया 1761 में, डिफैक्टो रूलर बन के सामने आया। ठीक है, तो अब जब हैदर अली जब आएगा सामने, तो ये क्या होगा, ये एक्सपेंशन स्टार्ट करेगा। तो अब आप देखोगे कि जब ये एक्सपेंशन स्टार्ट करता है, तो पहले तो जैसे कोई भी है, हैदर अली नाम का कोई था तो नहीं जानते लोग उसको। ठीक है, लेकिन अब धीरे धीरे जब वो एक्सपेंशन स्टार्ट करता है ना, तो लोग जानना शुरू करते हैं। अब आप देखो हैदर अली को तीनों ओर से कौन कौन घेरे था। पहले तो एक ब्रिटिश घेरे हुए थे, ठीक है, मराठा जो घेरे हुए थे आप देख रहे हो, और हैदराबाद निजाम के जो थे हैदराबाद के, वो घेरे हुए थे। ठीक है,
तो ये आप देखा मैसूर क्या था, उससे पहले इतना पावरफुल नहीं था, तो इतना जिक्र नहीं आता है, नाम नहीं आता है, ठीक है। लेकिन अब जब ये हैदर अली एक्सपेंशन स्टार्ट करता है तो बड़ा नाम स्टार्ट हो जाता है। तो मैसूर आप देख रहे हो, मैसूर को तीन तरफ से लोग एक तरह से घेरे हुए हैं, ठीक है। एक तो आपके ब्रिटिश घेरे हुए हैं, निजाम ऑफ हैदराबाद घेरे हुए हैं, वो अलग लड़ने आ रहे हैं, मराठा अलग इधर से लड़ाई करना चाह रहे हैं, क्योंकि मराठा को डर लग रहा है कि ये अलग एक्सपेंशन कर रहा है, हमारा नाम ना कम हो जाए। तो आप देखोगे कि पानीपत के थर्ड बैटल में तो मराठा जो है वो बिखर गए थे, और अहमद शाह अब्दाली के अटैक की वजह से। लेकिन आप देखोगे कि उससे पानीपत से पहले ही ये हैदर अली को काउंटर करने के लिए ये मतलब लड़ते रहते थे, इन्वेजन करते रहते थे। उस समय का ये जो था आर्मी का कमांडर हुआ था हैदर अली 1753 में, 54 में और 57 में और फिर 59 में। मतलब आप देख रहे हो कि पहले पानीपत के थर्ड बैटल से पहले भी ये 4 बार इन्होंने अटैक किया, मराठा ने। तो ये अटैक करते रहते थे, और उस समय आर्मी का कमांडर था हैदर अली, खुद मेन रूलर नहीं बना था वो। लेकिन हुआ क्या, 1761 में पानीपत का थर्ड बैटल हुआ, उसमें मराठा हारे। तो उसके बाद से उसने अपने आप को 1761 में अपना डिक्लेयर कर लिया अपने आप को कि आज से मैं रूलर हूँ वोडिया डायनेस्टी का। क्योंकि वैसे भी इतनी बुरी हालत हो गई थी वहाँ पे इतने मराठा के इन्वेजन की वजह से कि ज़्यादा कुछ फाइनेंशियल कंडीशन भी नहीं अच्छी थी, और मिलिट्री में इतना एक्सपर्ट थे नहीं, और वोडिया डायनेस्टी के रूलर तो हैदर अली एक्सपर्ट था, तो उसने खुद को डिक्लेयर कर लिया, ठीक है। तो ये आप देखोगे कि जो नंजराज थे इन्होंने ही हैदर अली को नौकरी दी थी। बाद में वो जो 2000 डायनेस्टी में जो नंजराज हुआ करते थे उनको हटा उनको ही मतलब कैद करके खुद बन डिक्लेयर हो गया था, ठीक है। तो ये देख रहे हो आप, निजाम ऑफ हैदराबाद जो है इन्होंने भी मतलब पहले एक बार 1755 में अटैक कर रखा था हैदर अली पे क्या मतलब आर्मी का कमांडर होता था हैदर अली, मैसूर पे अटैक कर रखा था इन्होंने। उसके बाद क्या होता है आप देखोगे कि 1761 के बाद भी जो मराठा होते हैं, मराठा रिसरेक्शन होता है, दोबारा वो पावरफुल बनने की कोशिश करते हैं, माधवराव पेशवा आते हैं पहले नंबर के, तो वो 1764 में फिर अटैक करते हैं हैदर अली के ऊपर, ठीक है, मैसूर के। और उसके बाद 1766 में 2 साल बाद फिर, उसके बाद 5 साल बाद फिर 1771 में अटैक करते हैं। तो आप देख रहे हो ना, आप डेट नहीं याद रख पा रहे हो तो आप ये समझो कि जब बक्सर का 1764 में बक्सर हुआ था ये तो याद रहता है, ठीक है। तो जब बक्सर का बैटल हो रहा था तब ये यहाँ पे मराठा यहाँ पे लड़ रहे थे हैदर अली से, ठीक है। और उसके बाद 1766 में 2 साल बाद फिर इन्होंने लड़ाई करी हैदर अली से। 1771 में फिर ये हैदर अली से लड़ने चले गए। इनको जब लगता था कि हैदर अली का पावर बढ़ रहा है तो ये अटैक करने लगते थे, ठीक है। और फ्रेंच आप देखोगे कि फ्रेंच नहीं आ रहे हैं इसमें, फ्रेंच इसलिए नहीं आ रहे हैं कि फ्रेंच जो थे वो उनकी फ्रेंडशिप थी हैदर अली से, ठीक है। तो उस वजह से फ्रेंच की तो फाइट, फ्रेंच से तो नहीं लड़ेंगे, फ्रेंच तो फ्रेंड है। और ब्रिटिश जो है, ब्रिटिश क्यों लड़ रहे हैं, क्योंकि उनको ये भी चिढ़ थी कि ये फ्रेंच का सपोर्ट लेता है, आगे चल के कहीं ऐसा ना हो जाए कि फ्रेंच के साथ मिलकर हमको बाहर कर दे, वो पावर कर दे, ठीक है। तो इस वजह से एक लड़ाई, और ऊपर से वो तो ब्रिटिश का था ही कि कैसे कैसे हम कब्जा कर लें, ठीक है। तो वो तो उनकी स्ट्रैटेजी हमेशा से चलती ही आ रही थी। तो ये आपने देखा कि किस तरह से ये पूरा सीन है। और माहे आप देख रहे हो, माहे को फ्रेंच का सपोर्ट था। और उसके बाद आप देख रहे हो कि जो बंगाल का जब जीता इन्होंने ब्रिटिशर ने, तो बंगाल के बाद अब उनका नीचे जाने का मन होगा, ठीक है, क्योंकि अब उनको लगा कि यार अब नीचे जाने की बारी है, चलते हैं, ठीक है, देखते हैं क्या क्या हो रहा है। तो अब उसकी वजह से जब वो नीचे जाएंगे तो आप देखोगे कि वो उनको चाहिए, अब मैप में देख रहे हो नॉर्दर्न सरकार्स देख रहे हो, ये जो मैप में ये बड़ा इंपॉर्टेंट रास्ता है, ये कोस्ट लाइन है, ये सीरीज ऐसी, इसमें जो फ्रेंच पहले ये फ्रेंच की टेरिटरी हुआ करती थी, ठीक है। तो इनको फ्रेंच को हटा के ये आए सामने। तो इनको ये लगा कि यार लैंड से अगर कनेक्शन बनाना है ना, इनकी 2 प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। एक तो ये मद्रास प्रेसिडेंसी थी जो 1684 में बना दी थी उन्होंने, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनी थी। ये ब्रिटिशर जब आते थे तो उसको प्रेसिडेंसी बुलाने लगते थे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के लिए कि हम यहाँ पे फैक्ट्री डालेंगे, ये हमारी प्रेसिडेंसी हो गई। तो एक तो बंगाल प्रेसिडेंसी हो गई, मद्रास प्रेसिडेंसी, कनेक्शन बनाना है इनको बीच में, तो अब इनको चाहिए ओवरलैंड कनेक्शन हो जाए नॉर्दर्न सरकार से। तो ये चाह रहे थे कि किस तरह से उनको ये मिल जाए। और कार्नेटिक पे कब्जा तो वो पहले ही करके बैठे थे, आप जानते ही वो कार्नेटिक की लड़ाई तो फ्रेंच के साथ जो हुई थी, तो उसकी वजह से तो वो पहले कब्जा कर रखे थे। तो ये चीज आप पूरा ओवरव्यू ना आप समझ के चलो, ठीक है, कि सिचुएशन क्या चल रही है। मैसूर एक आप इस इमेज को ये जो राइट साइड में जो इमेज बनाई, मैप बनाया हुआ है, इसको विजुलाइज करो। अब मैसूर जो पोर्शन है उसको विजुलाइज करो, नॉर्दर्न सरकार को विजुलाइज करो, निजाम की टेरिटरी और सारी मैप को आप विजुलाइज करो, ठीक है।
और उसके बाद मैसूर में आप देखो कि हैदर अली आ रहा है और उसको चारों ओर से कौन कौन घेर रखा है, मराठे घेर रखे हैं, निजाम घेर रखे हैं, ब्रिटिश अलग वहाँ आग गड़ाए हुए हैं नॉर्दर्न सरकार में। ठीक है, तो इस तरह से, और मद्रास प्रेसिडेंसी अलग है, तो वो भी चाह रहे हैं कि कब्जा कर लें। और कर्नाटक के नवाब को तो पहले निपटा चुके हैं। तो कैसे निपटाए हैं उसका पूरा प्रोसीजर मैं बताऊंगा। अभी आप देखिए कि अब ये साउथ की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, मद्रास प्रेसिडेंसी की तरफ, तो कैसे बढ़ेंगे ये। अब देखिए नॉर्दर्न सरकार के बारे में मैंने बताया, तो नॉर्दर्न सरकार की एक हिस्ट्री समझ लीजिए। ठीक है, तो ये आप देखोगे नॉर्दर्न सरकार मैप में मैंने दिखाया हुआ है लेफ्ट साइड में। तो ये नॉर्दर्न सरकार जो था, ये पांच हुआ करते थे, पांच एरिया हुआ करते थे। कौन कौन से? एक तो था श्रीकाकुलम या चिकाकोल होता था, राजामुंद्री होता था, एल्लोर होता था, कोंडापल्ली होता था, गुंटूर होता था। ये नाम आपको सुनने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप श्रीकाकुलम, राजमुंद्री, एल्लोर, कोंडापल्ली और गुंटूर, ये नॉर्दर्न सरकार में आया करते थे। जब निजाम ने यूरोपियंस के सामने अपना कंट्रोल लूज कर लिया ना, असल में इनमें पहले निजाम का कंट्रोल था। ठीक है, ये नॉर्दर्न सरकार पे, लेकिन जब यूरोपियन से वो ट्रीटी हुई और चला गया उनके हाथ में, तो ये पांच उस समय हुआ करते थे। बाद में फिर आप देखोगे नॉर्दर्न सरकार की टेरिटरी में बहुत सारे और बढ़ाए गए, तो वो नॉर्दर्न सरकार ही बोला जाने लगा उनको। लेकिन अभी उस समय जब निजाम ने अपना कंट्रोल लूज किया था, तब उस समय पांच होते थे। ठीक है, तो ये आप मैप में या कुछ बस नाम हल्का फुल्का याद रखो आप, राजमुंद्री, एल्लोर, गुंटूर और ये सारे कोंडापल्ली, एल्लोर, राजमुंद्री, श्रीकाकुलम, ये हैं। ठीक है, अब देखोगे 1724 में आसफ जहां जो था, आसफ जहां वन, इस नाम का एक और आएगा बाद में, तो वो याद रखिएगा आप। 1724 में आसफ जहां वन क्या था, गवर्नर बना हैदराबाद का, लेकिन उसके बाद उसने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया और डिफैक्टो रूलर बन गया। ठीक है, तो उस समय क्या था, 1724 के बाद आप देखोगे कि मुगल रूल तो इतना पावरफुल नहीं था, तो वो इतना लड़ाई नहीं करते थे कि नीचे चले जाएं, लड़ने चले जाएं आसफ जहां से कि तुम इंडिपेंडेंट कैसे डिक्लेयर कर रहे हो। तो वो आपने डिक्लेयर कर दिया था कि हैदराबाद मेरा है, हैदराबाद के निजाम ऑफ हैदराबाद की तरह सामने आया था। निजाम का टाइटल ही जबकि उसको और मतलब मुगल रूलर से ही मिला था। ठीक है, और निजामुल मुल्क का टाइटल मिला था। तो हैदराबाद के निजाम करके वो इंडिपेंडेंट बना, डिफैक्टो रूलर बना, हैदराबाद उसने अलग बनाया। तो ये आप निजाम टेरिटरी देख रहे हो लेफ्ट साइड में, ये इसने बनाई थी आसफ जहां ने बनाया था। ठीक है, मुगल की सर्विस में पहले था ये, फिर बाद में नीचे आता है, साउथ में भेजा जाता है इसको, ये गवर्नर बन जाता है, और गवर्नर बनने के बाद यहाँ पे अपना खुद इंडिपेंडेंट रूलर बन जाता है। ठीक है, अब उसके बाद आप देखोगे कि इसी निजाम के जो चौथे नंबर का निजाम बनेगा ना, तो वो चौथे नंबर का निजाम बना था सलाबत जंग। और सलाबत जंग जो बना था, उसको हेल्प मिली थी फ्रेंच लोगों की, तभी वो बन पाया था निजाम। ठीक है, इसके पूरी मैं बताऊंगा कैस किस तरह से क्या स्टोरी थी। लेकिन आप देखो सलाबत जंग जो था, ये जब बना तो हुआ क्या कि ये मतलब आप उसने देखा कि फ्रेंच लोगों ने मेरी हेल्प करी है, सर्विस दी है, तो उसने क्या किया कि उसने गुंटूर और जो अदर नॉर्दर्न सरकार है वो फ्रेंच को दे दिए। ठीक है, अब इस पहली आप देख रहे हो जो ट्रांसफर हो रहा है ना, ये नॉर्दर्न सरकार का किस तरह से हो रहा है, ये आप ध्यान रखो कि पहले उसने दिया फ्रेंच को सलाबत जंग ने। 1759 में ये क्या हुआ कि एक कॉन्केस्ट ऑफ फोर्ट्रेस ऑफ मसूलीपट्टनम हुआ। तो उससे क्या हुआ कि जो फ्रेंच की टेरिटरी थी, ये जो मतलब हुआ, ये जो हुआ करती थी, ये चली गई ब्रिटिश के पास। अब ब्रिटिश के पास चली गई 1759 में मसूलीपट्टनम के कॉन्केस्ट की वजह से। तो आप देखोगे कि जो ब्रिटिश थे, ब्रिटिश ने उसको कब्जा नहीं किया। ब्रिटिश ने क्या किया कि निजाम को दे दिया, बोला अब तुम संभालो। ठीक है, पहले भी निजाम का ही था, बाद में उससे छीन के फिर निजाम का हो गया, लेकिन बोला कि तुम संभालो, हमको पैसे देते रहना। ठीक है, और लेकिन मसूलीपट्टनम उन्होंने खुद रखा अपने पास। अब निजाम को संभालने के लिए देंगे तो कुछ रेंट तो लेंगे ही। ठीक है, ये चीज तो आप समझ ही सकते हो कि बिना रेंट के तो कुछ नहीं होगा। तो आगे चल के आप देखोगे कि इन्होंने रेंट बढ़ा दिया कि रेंट ज़्यादा चाहिए हमको, तो मैं दे तो रहे हैं लेकिन रेंट ज़्यादा चाहिए, रेंट ज़्यादा चाहिए। अपोज किया निज़ाम ने, नहीं, लेकिन निज़ाम की फाइनेंशियल कंडीशन सही थी नहीं, कुछ नहीं पाया, तो ट्रीटी करनी पड़ी। तो 1766 में बाद में तो आप देखोगे कि ये तो पहला स्टार्ट था कि मसूलीपट्टनम में जो कौन ये हुआ, तो मसूलीपट्टनम तो रखा अंग्रेजों ने, और ये जो बाकी जो टेरिटरी थी नॉर्दर्न सरकार की, ये निजाम को वापस दे दिया और उससे रेंट लेने लगे। ठीक है, अब चल रहा है सब। 1765 में क्लाइव ने क्या किया कि ग्रांट ऑफ 5 सरकार फ्रॉम शाह आलम द्वितीय, जो मुगल एम्परर था शाह आलम द्वितीय, उससे क्या कर लिया, ग्रांट ले लिया कि सरकार जो है वो हमारे हैं पूरे। अब ये क्यों हुआ, याद देखो कि जब इन्होंने छोड़ा था मसूलीपट्टनम में, जब फोर्ट्रेस जीता, उसके बाद ब्रिटिश को मिल गया फ्रेंच से ये टेरिटरी, तो उन्होंने खुद ना रख के टेरिटरी दे दी निजाम को, और मसूलीपट्टनम बस अपना अपने पास रखा। और वो टेरिटरी निजाम को तो दी, लेकिन शर्त में रखी कि रेंट पे दे रहे हैं। अब रेंट लेते थे, रेंट बढ़ाया तो रेंट के लिए मना कर दिया निजाम ने कि हम नहीं दे पाएंगे इतना रेंट।
लैंड। तो फिर वो चले गए मुगल एम्परर के पास शिकायत करने के लिए कि हमें ये रेंट दिलवाओ। तो मुगल एम्परर शाह आलम तो खुद मतलब दबाव में थे, तो वो उन्होंने कहा ठीक है, अब एक काम करो कि आप, ठीक है हम ग्रांट देते हैं, ये आपकी टेरिटरी जो है आपकी पूरी, यहाँ पूरा पैसा ले सकते हो इससे, ठीक है सीज। आप इन्होंने क्या किया, ये ग्रांट तो मिल गया, उसके बाद इन्होंने क्या किया, कोंडापल्ली, कोंडापल्ली आप देख रहे हो ये नॉर्दर्न सरकार का ही हिस्सा है, सबसे ऊपर आप मैंने बताया था नाम। तो ये कोंडापल्ली को इन अंग्रेजों ने फिर सीज कर लिया 1766 में। अब सीज करके फोर्स कर दिया निजाम को ट्रीटी करने के लिए। अब ट्रीटी मजबूरी थी, फाइनेंशियल रीजन थे निजाम के, ठीक है, इस वजह से ट्रीटी हुई। तो अब ये ट्रीटी हुई, ट्रीटी में क्या हुआ कि इन रिटर्न फॉर द ग्रांट ऑफ सरकार, ठीक है, इन्होंने अंडर टू मेंटेन ट्रूप्स फॉर निजाम असिस्टेंस। इन्होंने कहा कि आप हमको ग्रांट दोगे अगर, तो हम आपके मतलब अंडर टू मेंटेन ट्रूप्स फॉर, हम आपके असिस्टेंस के लिए हम आपको आर्मी देंगे कि आप हैदर अली से निपट सको, ठीक है, मतलब आप हमको ग्रांट दो। उन्होंने ये ट्रीटी करी कि आप हमको इनका ग्रांट दो, रिटर्न ऑफ ग्रांट ऑफ सरकार दो, तो हम आपको सहायता करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद 1766 में ट्रीटी हुई, 2 साल बाद फिर होगा 1767 में। तो आप जानते हो कि आंग्ल मैसूर स्टार्ट हो गया था, ठीक है। उसके 1 साल बाद फिर इन्होंने सेकेंड ट्रीटी करनी पड़ी निजाम को। निजाम ने क्या किया, एक्नॉलेज कर लिया वैलिडिटी ऑफ शाह आलम ग्रांट एंड रिजाइन द सरकार टू कंपनी। अब उन्होंने क्या किया कि अब पूरी तरह से ये जो नॉर्दर्न सरकार था ये कंपनी को ही दे दिया कि आप ही देखो, हम ग्रांट छोड़ो, अब आप पूरा आप ही संभालो, ठीक है। तो पूरी तरह से दे दिया इनको, रिसीविंग एज ए मार्क ऑफ फ्रेंडशिप एंड एन्युटी ऑफ 50,000 पाउंड। और बदले में कहा कि आप जितना भी आप इससे वसूलोगे कमाओगे 50,000 पाउंड हमको दे देना एन्युटी, ठीक है। ये मार्क ऑफ फ्रेंडशिप की तरह उनको मिलने लगा। मतलब आप देख रहे हो टेरिटरी का ट्रांसफर कैसे हो रहा है। पहले फ्रेंच की टेरिटरी है, फ्रेंच से फिर जीता अंग्रेजों ने अपने पास नहीं रखा, निजाम को दिया, निजाम से बढ़ाया रेंट, तो निजाम रेंट दे नहीं पाया, तो उन्होंने शाह आलम से बोला, शाह आलम ने बोला कि तुम ग्रांट ले लो, ठीक है, ग्रांट ले सकते हो। तो उसके बाद ये निज़ाम जो हुआ तैयार हुआ ग्रांट के लिए, और कि ठीक है हम ये कोंडापल्ली का जो होगा हम देंगे। जो कोंडापल्ली को उन्होंने सीज कर लिया, तो डर के ग्रांट के लिए तैयार होना पड़ा निज़ाम को। उसके बाद लेकिन ये ट्रीटी में ये भी हुआ था कि निज़ाम की मदद करेंगे ये जो अंग्रेज होंगे जब भी कभी निज़ाम लड़ेगा हैदर अली से। तो उसके बाद 2 साल बाद फिर आप देखते हो कि ये निज़ाम से नहीं संभला गया, ग्रांट जो नहीं दे पा रहा था, उसने कहा एक काम करो आप ही रखो, ठीक है, ये पूरी टेरिटरी आप ही वसूलो और हमको 50,000 पाउंड दे दिया करो। तो आपने देखा कि निजाम एक्नॉलेज द वैलिडिटी ऑफ शाह आलम्स ग्रांट एंड रिजाइंड द सरकार टू कंपनी रिसीविंग एज ए मार्क ऑफ फ्रेंडशिप एंड एन्युटी ऑफ 50,000 पाउंड, ठीक है, ये हुआ। बट गुंटूर वॉज एक्सेप्टेड एज ए पर्सनल स्टेट ऑफ निजाम से ब्रदर बसालत जंग। तो आप देखोगे कि ये सारी सरकार तो दे दिए, लेकिन गुंटूर नहीं दिया। गुंटूर वो उसके जो भाई की, निजाम के जो भाई था ना बसालत जंग, उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी समझता था वो, उसको नहीं दिया, तो वो नहीं मिल पाया अंग्रेजों को। बाकी 4 जो आप देख रहे हो, जो मैंने स्टार्टिंग में 5 बताए थे, 4 तो मिल गए अंग्रेजों को कि खुद ही वसूलो, सब कुछ करो, खुद सोवरेंटी, मतलब पूरी सोवरेंटी उनको मिल गई। तो ये कब मिल गई थी, 1768 में पूरी तरह से नॉर्दर्न सरकार एक तरह से कब्जे में आ गया था, ठीक है। अब निजाम क्या हुआ, 1782 में मरा, ये आपको पता है। तो निजाम के मरने के बाद गुंटूर जो है तुरंत नहीं आया, 6 साल लग गए गुंटूर को ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आने में। तो 6 साल बाद गुंटूर भी आ गया। तो अब 1788 में अब उनके पास सब कुछ आ गया, ठीक है। उसके बाद आप फाइनली इन देखोगे, फाइनली इन 1823 द क्लेम्स ऑफ निजाम ओवर नॉर्दर्न सरकार वर ब्रॉट आउटराइट बाय द कंपनी एंड दे बिकेम ए ब्रिटिश पोजीशन। 1823 में क्या हुआ, जो कि निजाम का जो क्लेम रहता था ना नॉर्दर्न सरकार में, आप देख रहे हो कि 50,000 पाउंड ले रहा है ना फ्रेंडशिप के लिए, तो वो क्लेम था, उस तरह की चीज़ों को पूरा एकदम कंपनी ने पूरी तरह से ख़त्म किया, खरीद लिया उस क्लेम को। तो जो भी पैसा देना था फाइनल लो और छुटकारा करो। उसके बाद पूरा का पूरा वो 1823 में ब्रिटिश पोजीशन में ही ये नॉर्दर्न सरकार आ गया था, ठीक है। नॉर्दर्न सरकार वो गवर्नड एज ए पार्ट ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी टिल 1947। ये मद्रास प्रेसिडेंसी के एक पार्ट की तरह से इसको गवर्न किया जाता रहा। तो आप देख रहे हो कि ये नॉर्दर्न सरकार की जो जर्नी रही है वो किस तरह से चलती रही है, कि पहले फ्रेंच के पास था, फिर उसके बाद ब्रिटिशर के पास आया, ब्रिटिशर के बाद फिर निजाम को दिया गया रेंट पे, निजाम रेंट नहीं दे पाए, फिर ट्रीटी करी, तब जाके निजाम ने रेंट देना स्वीकार किया। उसके बाद फिर सेकेंड ट्रीटी हुई, तो पूरी तरह से उनको ग्रांट मिल गई, ठीक है। और उसके बाद सेकेंड ट्रीटी में तो पूरा मिल ही गया गुंटूर छोड़ के, और 50,000 पाउंड अंग्रेज देने के लिए तैयार हो गए, ठीक है। एनटी की साल में एक बार दे देंगे हम 50,000 पाउंड, और हमको पूरा नॉर्दर्न सरकार दे दो। तो इस तरह से ट्रैवल कर रहा है। तो ये आपने देख लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप देखो कि द रिपीटेड इनकर्जन इनटू मैसूरियन टेरिटरीज ऑफ मराठा, जो कि मैंने
बताया आपको पहले ही कि 1753, 54, 57, 59 में और निजाम के 1755 में बड़ा इन्वेजन होता रहा मैसूर में। तो हुआ क्या, बहुत पैसा लगता है ना जब ज़्यादा अटैक होते हैं। तो मैसूर स्टेट एकदम बैंकरप्ट हो गया और पॉलिटिकली फर्टाइल ग्राउंड फॉर मिलिट्री एक्सप्लॉइट्स। अब मिलिट्री की पावर बढ़ी है तो अब कुछ हुआ कि सब सब चाह रहे थे, अगल बगल के जो स्टेट्स थे वो सब अटैक करना चाह रहे थे कि फायदा उठाओ उसका। तो उस समय देवराज एंड नंजराज जो हुआ करते थे वहाँ पे बौटिया डायनेस्टी में, तो वो नहीं संभाल पाए। तो एक जो इसके पास सुपीरियर मिलिट्री टैलेंट था वो सामने आया, वो था हैदर अली, जो उनके अच्छे आर्मी कमांडर था। तो हैदर अली 1761 में डिफैक्टो रूलर बन जाता है। अब हैदर अली के बारे में आप देखोगे तो हैदर अली क्या था, एक सोल्जर था, ये तो आप जानते हो, ठीक है, आर्मी कमांडर बना था। और वेल डिसिप्लिन्ड आर्मी थी उसके पास, डिसिप्लिन्ड आर्मी थी जैसे यूरोपियन की होती है वैसी, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एंड स्विफ्ट कैवलरी थी, घोड़सवारी वाली सेना थी बहुत अच्छी, आर्टिलरी बहुत अच्छी थी, हथियार, और नॉलेज ऑफ वेस्टर्न आर्म मैन्युफैक्चरिंग, उसको जो यूरोपियन टाइप के जो हथियार थे ना वो बनाने आते थे, चलाने आते थे, ये सारी चीजें उसको बड़ी नॉलेज थी इन चीजों की। सेटअप एन आर्सेनल विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच एंड डेंडिगुल में उसने एक आर्सेनल भी बनाया था अपने फ्रेंच की हेल्प लेके। नोइंग आर्ट ऑफ परमिटेशन कॉम्बिनेशन एट द डिप्लोमेटिक चेस बोर्ड, उसको परमिटेशन कॉम्बिनेशन का बड़ा नॉलेज था डिप्लोमेटिक चेस बोर्ड में। जैसे आप देखोगे किस तरह से वो निज़ाम और मराठे को अपने साइड में ले लेता था, कभी मिला लेता था, तो वो उसका बड़ा टैलेंट था इस मामले में परमिटेशन कॉम्बिनेशन का। 1761 से 63 के बीच में हैदर अली ने होसकोटे, डोर बेल्लापुर, सेरा, बेदनूर एंड सबजुगेटेड द पॉलीगर्स ऑफ साउथ इंडिया। जो पॉलीगर्स मतलब जमींदार, साउथ इंडिया के जमींदारों को मतलब उसने अपने कब्जे में कर लिया। तो आप देख रहे हो कि 1761 में तो मराठा कमजोर हो गए हैं, ये जो पानीपत बैटल हुआ है, और 1763 तक आप देख रहे हो कि इसने खूब अपना एक्सपेंशन किया, ठीक है। तो किस तरह से हैदर अली एक्सपेंशन। उसके बाद आप ये देखो कि अब ये आप मैप देख रहे हो लेफ्ट साइड में कि आप बंगाल ऊपर है, ठीक है, नीचे आपका मद्रास प्रेसिडेंसी है, ठीक है। और मद्रास प्रेसिडेंसी और बंगाल प्रेसिडेंसी के बीच में कनेक्शन चाहिए। तो कनेक्शन कैसे होगा, लैंड पे आना है, लैंड से आना है, पानी से आना है तो अलग चीज़ है, लैंड से आना है तो फिर उनको चाहिए नॉर्दर्न सरकार अपने कब्जे में। नॉर्दर्न सरकार किसके कब्जे में था, नॉर्दर्न सरकार का कब्जे में था फ्रेंच के। जैसा कि मैंने बताया कि ये फ्रेंच से फिर ब्रिटिश को 1759 में चला जाता है ब्रिटिश के पास। तो 1758 तक आप समझ लो ये ब्रिटिश के अंडर में था। उसके बाद नॉर्दर्न सरकार क्यों चाहिए, कनेक्शन के लिए चाहिए, ये तो समझ में आ गया। और ये भी मैंने बताया कि अब जब ये ब्रिटिश के अंडर में आया तो ब्रिटिश ने अपने पास नहीं रखा, ये दे दिया निजाम को। निजाम से बोला कि आज मोर रेंट फॉर नॉर्दर्न सरकार फ्रॉम निजाम ने मना कर दिया, हम ज्यादा रेंट नहीं दे पाएंगे। ये क्या चाह रहे थे ना, ये जो आर्केटिक का नवाब था ना, कार्नेटिक का जो नवाब, ये कार्नेटिक के नवाब से भी ज्यादा मतलब जो रेंट दिया करता था नॉर्मली अपने एरिया का, उससे ज्यादा रेंट ये इससे मांग रहे थे कि हमको दो। नॉर्दर्न सरकार, निजाम नहीं दे पाया तो ये गए शाह आलम के पास, शाह आलम से डिक्री इशू कराई कि हाँ ये जो है नॉर्दर्न सरकार की जो है उसके साथ पूरा का पूरा राइट हम दे देंगे, पूरी की पूरी ये आप टेरिटरी ले लो, आप अपने कब्जे में कर लो। शाह आलम से उन्होंने ले लिया कि ये हमारा है, ठीक है। तो ये हो गया, गेव ईस्ट इंडिया कंपनी राइट टू टेरिटरी और नॉर्दर्न सरकार एट द सेम टाइम। अब उसी टाइम निजाम क्या कर रहा था, अब निजाम क्या कर रहा था, इस तरह की चीजें चल रही हैं, आप देख रहे हो वो नॉर्दर्न सरकार पे कब्जा करना चालू कर रहे हैं, जो ब्रिटिशर हैं उन्होंने कब्जा करना चालू किया कि अब तुम नहीं दोगे हमको रेंट तो हम आते हैं वापस पूरा कब्जा कर लेंगे। निजाम किस चालाकी में था, वो चालाकी में था कि यार इनका लड़ाई हम और कहीं करें तो ये हमें नॉर्दर्न सरकार हमको मिल जाए, इनको कहीं और लगाओ काम पे, ठीक है, ब्रिटिशर को। तो एक ये नजरिया था उसका। तो अब आप देखोगे कि मुगल शाह आलम जो था द्वितीय, उसने 1765 में जब ये परमिशन दे दी कि आप ये टेरिटरी पे कब्जा कर सकते हो ब्रिटिशर को, जबकि उन्होंने जीता था, दे दिया था, लेकिन फिर भी उन्होंने बोला कि नहीं आप पूरा आप ही रखो। तो उसके लिए फिर बाद में आप देखोगे ट्रीटी होती है 1766 में, ठीक है। ये नॉर्दर्न सरकार ऑक्यूपाई करने बढ़ रहे थे ब्रिटिशर, तभी ये ट्रीटी कर लेता है, ठीक है। ये ट्रीटी में क्या करता है कि एक काम करते हैं हम आपको रेंट देंगे, चलो ठीक है आप खुश हो जाओ। तो 1766 में ट्रीटी हो जाती है रेंट देने के लिए, ठीक है रेंट देंगे, ठीक है। अब आप देख रहे हो लेकिन रेंट देने से पहले 65 में ही ये निजाम और ये माधवराव, ये निजाम और मराठा जो है, माधवराव पेशवा माधवराव वन, ये दोनों अलायंस बनाते हैं हैदर अली के एक्सपेंशन के अगेंस्ट में, क्योंकि हैदर अली भी इसी तरह उछल रहे हैं, ठीक है। तो हैदर अली 1761 में बने हैं, इन्होंने एक्सपेंशन स्टार्ट कर दिया, तो ये अलायंस बना रहे हैं कि हैदर अली काउंटर करना है, ठीक है। और उधर ब्रिटिश जो है 1766 में जब ट्रीटी हुई तो ट्रीटी में ब्रिटिश ने बोला कि एक काम करो तो हमको ग्रांट दे दो
मतलब दे रहे हो रेंट, तो हम एक काम करते हैं कि हम तुमको ये तुम्हें ट्रूप दे देंगे हम, ठीक है, जो सपोर्ट चाहिए होगा दिल्ली से लड़ने के लिए वो हम सपोर्ट देंगे। तो ये भी बात हो गई, सामने आ गई। ठीक है, अभी आप देखो राइट साइड का मैप देखो कि हैदर अली जो था, ये मालाबार कोस्ट देख रहे हो ना आप, ये जो वेस्टर्न साइड में है, साउथ के वेस्टर्न साइड में, तो ये हैदर अली का था पूरा, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और आप देख रहे हो कि वोदियार डायनेस्टी मैसूर में हुआ करती थी, ये हिंदू डायनेस्टी थी, कृष्णराज वोदियार हुआ करते थे। और कृष्णराज वोदियार कब से कब तक रहे? कृष्ण वोदियार सेकंड ये रहे 1734 से 1766 के बीच में। इन्हीं के टाइम पे, कृष्णराज द्वितीय के टाइम पे ही जो हैदर अली था वो रूलर बन गया था 1761 में। ठीक है, कृष्णराज वोदियार सेकंड के टाइम पे ही। और आप देख रहे हो कि ये जो मैप में देख रहे हो राइट साइड, ये मैप बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखो निजाम कहाँ पे है, नॉर्दर्न सरकार कहाँ पे है, मैसूर कहाँ पे है, और ये कार्नेटिक और त्रावणकोर कहाँ है। कार्नेटिक जो ग्रीन से दिख रहा है ना राइट साइड में, वो ग्रीन कार्नेटिक है। ठीक है, तो आप देखोगे नवाब ऑफ कार्नेटिक अंडर निजाम कैपिटल, ये नवाब अब जो कार्नेटिक थे ये निजाम के अंडर में आते थे। ठीक है, निजाम पावरफुल था। निजाम असल में ये होता क्या था कि ये अलग अलग पहले जो लड़ रहे होंगे, लेकिन बाद में फिर निजाम ने कंट्रोल बनाया, उसको अपने ट्रिब्यूटरी की तरह समझ लिया कि ये तुम हमारे अंडर, क्या हमारे अंडर रहो, ठीक है, चुपचाप रहो। तो कारगेट जो आर्गेट जिसका नवाब था, कार्नेटिक का नवाब, तो वो निजाम के अंडर ही था, ट्रिब्यूटरी की तरह चल रहा था। ठीक है, तो ये आपने देखा रिकॉर्ड, इसने कैपिटल थी आर्कॉट कार्नेटिक की। ठीक है, तो 1748 में डेथ ऑफ आसफ जहां, ये आप देखो ये जो निज़ाम है ना, ये निज़ाम की जो पहला निज़ाम था 1724 में, तो पहले वो बना था, निज़ामुल मुल्क बन गया हैदराबाद में, और 24 साल बाद 1748 में प्लासी से पहले ही वो मर गया। ठीक है, आसफ जहां मर गया 1748 में। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, निज़ाम मर गया प्लासी से पहले। ठीक है, तो उसके बाद उसका बेटा बैठेगा नासिर जंग, उसके बाद मुजफ्फर जंग, भांजा अलग विद्रोह कर देता है। तो इस तरह की चीजें चलेंगी कार्नेटिक के बारे में मैं आपको बताऊंगा अभी। और निजाम आप देख रहे हो राइट साइड में मैप में येलो से मैंने निजाम लिखा हुआ है, निजाम देख रहे हो आप कहाँ पे है, और ये मैसूर कहाँ पे है, कार्नेटिक कहाँ है, त्रावणकोर देख रहे हो एकदम बॉटम पे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है, नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मालाबार मालाबार कोस्ट, और ये आप सब देख रहे हो कैनरा आपको दिख रहा है, तो ये किस तरह से दिख रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैप है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब देखिए कि जो अब मराठा जो थे हुआ रिकवर्ड फास्ट फ्रॉम द पानीपत डिबेकल, पानीपत का जो डिबेकल हुआ 1761 में अंडर पेशवा माधव राव, फिर मराठा का रिसरेक्शन हुआ और उन्होंने मैसूर पे अटैक किया। अब मैसूर पे अटैक कब किया? 3 साल बाद करना चालू कर दिया, 1764 में, 1766 में, फिर 1771 में। ठीक है, बक्सर के टाइम पे किया था, और 2 साल बाद फिर किया था, फिर 5 साल बाद फिर किया था। तो कंपेलिंग हैदर टू बाई ऑफ द मराठाज एज ऑल्सो टू सरेंडर सम इम्पोर्टेंट टेरिटरीज टू देम। तो अब क्या हुआ, ये लग रहा था इसको हैदर अली को कि यार इसको मराठा लोगों को अपने साइड करना पड़ेगा, तो उसने कैसे करके पैसा ऐसा दे के उनको मनाया, मराठा उसको अपने साइड किया। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ कि जब आप देखोगे कि क्विक टू टेक एडवांटेज ऑफ कंफ्यूजन एट पुणे आफ्टर द डेथ ऑफ पेशवा माधव राव इन 1772, 1772 में पेशवा माधव राव जो आप ये फोटो में देख रहे हो, तो ये जब इनकी डेथ होती तो हैदर अली 1774 से 76 में 2 साल में, मतलब मरने के 2 साल बाद से चालू करता है, और 2 साल के अंदर जो अपनी सारी टेरिटरी जो उसने मराठास को दी होती हैं वो वापस से रिकवर कर लेता है। बेल्लारी, कुडप्पा, गूटी, कुन्नूल एंड इंपॉर्टेंट टेरिटरीज इन कृष्णा एंड तुंगभद्रा दोआब। तो आप ये देख रहे हो निजाम, राइट साइड में जो पिक्चर देख रहे हो आप, निजाम, ये जो बाजीराव मस्तानी मूवी आई थी उसमें जो निजाम का कैरेक्टर प्ले किया है यही था आसफ जहां वन। ठीक है, यही है पहला निजाम जिसने एस्टेब्लिश किया था, निजाम ऑफ हैदराबाद को जिसने बनाया था। ठीक है, तो ये देख रहे हो, ये माधव राव जो है, माधव राव आप देख रहे हो 1761 से लेके 1772, मतलब पानीपत से लेके 72 रेगुलेटिंग एक्ट के 1 साल तक ये रहे। ठीक है, माधव राव, पेशवा माधव राव रहे। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। और आप देखो कि उसके बाद क्या हुआ कि अब ब्रिटिश जो है, ब्रिटिश नॉर्दर्न सरकार को ऑक्यूपाई करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, निजाम करता है ऑब्जेक्ट, लेकिन ड्यू टू पुअर फाइनेंशियल कंडीशन डिड ट्रीटी इन नवंबर 1766 ब्रिटिश गेव ट्रूप्स टू निजाम, ट्रीटी कर लेता है कि अब देखो, अब वो रेंट बढ़ाते हैं। ठीक है, रेंट बढ़ाते हैं, लेकिन वो और वहां से जाके डिक्री भी इशू करा लेते हैं शाह आलम से, और ऑक्यूपाई करना चालू करते हैं। लेकिन निजाम लड़ना चाहता है, लड़ नहीं पाता है, ट्रीटी करना पड़ता है। 1766 में पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है कि रेंट हम देंगे। ठीक है, और उसके बाद ट्रूप्स, ब्रिटिश गिफ्ट, ब्रिटिश निजाम को ट्रूप्स देने के लिए तैयार करते हैं कि भाई हम तुमको ट्रूप्स दे देंगे, हम जब लड़ोगे आप कभी किसी से, हैदर अली से, तो हम आपको दे देंगे। ठीक है, अब आप देखो कि
उस समय आप ये सारी, ये तो आपको मैंने बताया कि हैदर अली, निज़ाम और ये सब आपको जो कंडीशन चल रही थी उस समय की, आपको ये विजुलाइज करने की ज़रूरत है। आप सब विजुलाइज करिए, पिक्चर भी मैंने आपको दिखा दी है माधव राव की, निज़ाम की पिक्चर को आप देखो पॉज करके और विजुलाइज करो, और आप मैप भी विजुलाइज करो और उससे एसोसिएट करते जाओ। ठीक है, आप एसोसिएशन करते जाओ उसका, और उसके बाद आप देखोगे कि आप कानेटिक जो आप देख रहे थे मैप में, यहाँ पे लेफ्ट जो आप देख रहे हो लेफ्ट कॉर्नर पे, तो आप कार्नेटिक का मैप देख रहे हो। ये कार्नेटिक जो था ना, इस पे बड़ी नज़र गड़ा के बैठे थे सबके सब कि कार्नेटिक जो है वो मिल जाए। अब अंग्रेज भी इसके पीछे पड़े थे, और ये तुम्हारा मराठा भी थे, ये भी पीछे पड़े थे। ठीक है, मुगल कह लो आप। तो अब देखो आप क्या होता है कि कार्नेटिक आप देख रहे हो राइट साइड में 1 नंबर जहाँ लिखा है मैंने, कार्नेटिक है। ठीक है, अब ये कार्नेटिक पे निज़ाम की नज़र है। ठीक है, और निज़ाम तो थे ही, कार्नेटिक पहले निज़ाम के अंडर नहीं आता था, पहले तो अलग था। ठीक है, ये निज़ाम पहले से हुआ करता था कार्नेटिक, तो वो निज़ाम तो बाद में आए, ये ऊपर से मुगल से नीचे हैदराबाद बना दिए। ठीक है, तो आप देखोगे कि जब ये कार्नेटिक था तो निज़ाम और मुगल तो नज़र गड़ा ही है। ठीक है, तो आप देखोगे कि ये मराठा ने देखा यार ये तो बड़ा कार्नेटिक पे सब नजर गड़ा है, हम भी मौके पे चौका मारते हैं। तो मराठा ने शॉ द अपॉर्चुनिटी एंड अटैक्ड ऑन 1741, किल्ड दोस्त अली। और वहां पे जो दोस्त अली हुआ करता था उसको उन्होंने मार दिया, और जो चंदा साहब थे, चंदा साहब जो दामाद थे, वो उठा ले गया। कर्नाटक के नवाब जो थे, उनका जो दामाद था उसको वो उठा ले गए। ठीक है, अपने साथ कैप्चर कर लिया उन्होंने। तो आप ये 2 नाम याद रखिएगा कि दोस्त अली है। ठीक है, ये मराठा ने कार्नेटिक में क्या किया, मराठा ने दोस्त अली को मार दिया। ठीक है, और चंदा साहब को अपने साथ उठा ले गया। चंदा साहब कौन थे, वहां के जो नवाब थे उनके दामाद थे, उनको उठा ले गया। तो अब आप देखोगे तो ये तो मराठा ने किया, लेकिन उससे पहले क्या था अब आप समझना पड़ेगा ना, ये चंदा साहब और ये है कौन। तो इससे पहले आप कर्नाटक में ये जीरो मैंने लिखा है, ये आप समझो। देखो कर्नाटक जो था सबसे पहले एग्जिस्टेंस की बात करें मैप की, तो कार्नेटिक आप देख रहे हो। कार्नेटिक जो है ये पहले मुगल डेक्कन के अंडर आता था, जो मुगलों ने जो डेक्कन पे कब्जा किया ना औरंगजेब के टाइम पे, तो ये उनके अंदर ही था कार्नेटिक। और वहां पे सूबेदार हुआ करता था सादतुल्ला खां। ठीक है, लेकिन जब ये कमजोर होने लगे मुगल, तो उसने अपने आप को नवाब डिक्लेयर कर दिया, और दोस्त अली को उसने अपना उत्तराधिकारी डिक्लेयर कर दिया कि दोस्त अली जो होगा वो मेरा उत्तराधिकारी होगा। तो आप देख रहे हो पहले तो ये उन्होंने डिक्लेयर करके चले गए सादतुल्ला खां, ये नाम याद रखिएगा। पहले मुगलों के अंडर था, मुगलों कमजोर हुए तो सादतुल्ला खान ने अपने आप को नवाब डिक्लेयर किया और दोस्त अली को अपना उत्तराधिकारी बनाया। मराठा ने देखा कार्नेटिक कमजोर, नजर गड़ाए बैठे हैं सब, निजाम मुगल सब, तो इसने क्या किया कि मराठा ने अपने मौके पर चौका मारा 1741 में। आप इन्होंने अटैक किया और दोस्त अली को मार दिया, और जो नवाब थे चंदा साहब उनको उठा ले गया साथ में ना। जो नवाब कौन, यही सादतुल्ला खां के जानने वाला। ठीक है, ये हो गया। अब आप देखो कि ये उसके बाद अब ये निजाम फायदा उठाएगा। अब ये तो उठा ले गए, मराठा जब लेके गए ना दोस्त अली को मार के, और चंदा साहब को जब लेके गए, तो इन्होंने कोई यहाँ पे रूलर बिठाया नहीं। तो अब निजाम तड़े बैठा। निजाम कौन, वही जो फोटो मैंने आपको दिखाई थी रजा मुराद वाली, वही फोटो निजाम, वही निजाम है। ठीक है, वो निजाम क्या करता है, मौके पे देखता है यार अभी यहाँ इन्होंने कोई बैठाया नहीं है, और अपना रिश्तेदार को बैठाता है, अनवरुद्दीन को बैठा देता है कार्नेटिक में कि तुम बैठो तुम संभालो, अपॉइंटेड बाई निजाम आसफ जहां 1। तो ये अनवरुद्दीन नाम याद रखिएगा, अनवरुद्दीन नाम को इसने बिठा दिया कर्नाटक में। अनवरुद्दीन जो था ये अंग्रेजों का बड़ा सपोर्टर था। ठीक है, अंग्रेजों का सपोर्टर, ये अलग ही इनका रवैया था अनवरुद्दीन का। ठीक है, तो आप देखोगे जब ये एंग्लो मैसूर वॉर होगा ना, तो ये सबसे पहले शुरुआत उसकी करने के लिए ये ब्रिटिशर ही सामने आते हैं। ऑस्ट्रिया में वॉर, ऑस्ट्रिया का इशू चल रहा होता है, वॉर होता है, तो वहाँ की बात फैलते फैलते आती है इंडिया में, और इंडिया में जबरदस्ती ब्रिटिशर अटैक करते हैं आपके उनके शिप पे, फ्रांसीसी शिप पे अटैक करते हैं। फ्रांसीसी जाते हैं अनवरुद्दीन के पास, डुप्ले जाता है, और वो अनवरुद्दीन मना कर देता है हेल्प करने के लिए। तो फिर वो मॉरिशस से हेल्प मांगते हैं। मॉरिशस जो होता था फ्रेंच, वहाँ भी फ्रेंच हुआ करते थे, फ्रेंच कॉलोनी थी, तो वहाँ पे जो मॉरिशस का जो गवर्नर होता है वो वहाँ से अपनी आर्मी भेजता है सपोर्ट करने के लिए डुप्ले के साथ। तो डुप्ले और वहाँ पे हराता है इनको।
ठीक है। और ये जो आपके ब्रिटिशर होते हैं उनको भगाता है और भगा के ट्रीटी करता है और उनसे पैसा लेता है अलग से, ठीक है। और उसके बाद वापस चला जाता है, और उसके बाद ये उनको वो मद्रास वापस दे दिया जाता है। ये जो ब्रिटिशर होते हैं इनको मद्रास, ये जो लड़ाई हुई थी मद्रास की वजह से हुई थी, ठीक है। तो अब मद्रास वापस दे देते हैं ये जो मॉरिशस के जो सैनिक वैनिक आए होते हैं। तो अब ये उसके बाद ग्रुपले होता है, फिर किसी आता है डुप्ले, फिर मद्रास छीन लेता है। तो आप देखोगे कि ये सारी लड़ाई की जो जड़ है ना, ये लड़ाई की जड़ क्या हुई थी कि ये जो अनवरुद्दीन बैठा है ना, ये अनवरुद्दीन जब ये फ्रांसीसी हेल्प मांगने गए कि अंग्रेजों ने हम पे जबरदस्ती पहले अटैक किया है, तो ये नहीं करता हेल्प। लेकिन जब दूसरी बार जब अंग्रेज जाते हैं कि अरे ये इसने मद्रास हमसे छीन लिया, तो ये फिर मदद करने चले जाते हैं। तो ये लड़ाई होती है, ठीक है। तो ये आप देखोगे कि किस तरह से ये लड़ाई होती है। अब आप देखोगे कि पूरा जो बैकग्राउंड सेट था ना, आप देखोगे जो मैसूर वॉर हुआ तो ऐसा तो था नहीं कि अचानक से टीपू सुल्तान से लड़ाई चालू हो रही है। तो ये आपको पूरी ना उसके बैकग्राउंड समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि उसके आसपास की जो कर्नाटक में, कर्नाटक का जो नवाब था और जो क्या चल क्या रहा था, कि निज़ाम कौन बैठा था उस समय, ठीक है। तो ये पूरा आपको पूरा समझना पड़ेगा कि आखिर उनका ध्यान जो है वो मैसूर पे ही क्यों गया। आप समझोगे ना कि जब अटैक करने आ रहे हैं ब्रिटिशर, तो मैसूर पे ही क्यों कर रहे हैं, कर्नाटक और निजामों पे भी तो कर सकते हैं, रास्ते में तो वो भी मिलते हैं ना उनको, तो उन पे क्यों नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा पूरा बैकग्राउंड। तो आप देखोगे कि जो फर्स्ट, इसमें मैंने आपको कार्नेटिक वॉर का थोड़ा सा है समझाने के लिए एक्सप्लेन कर दिया है असल में, क्योंकि एंग्लो एंग्लो मैसूर समझने के लिए आपको थोड़ा बैकग्राउंड समझना पड़ेगा कि कौन कहाँ था उस समय, ठीक है। तो ये मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन बता दे रहा हूँ आपको। तो कार्नेटिक वॉर क्या होता है, देखिए आप, सबसे पहले तो इन्होंने जो ब्रिटिशर थे, ब्रिटिश ने बंगाल में तो अपना सारा कर ही लिया, प्लासी का बैटल कर लिया, बक्सर कर लिया 1764 में, ठीक है। और उसके बाद 1765 में इलाहाबाद की ट्रीटी भी हो गई। तो उसके बाद आप देखोगे कि अब उनका जो ध्यान है ना वो जाता है कार्नेटिक के ऊपर। कार्नेटिक के ऊपर ध्यान कैसे जाता है, वैसे तो उनका वो बैठे थे अपना काम कर रहे थे, एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे थे, कमाने पे लगे हुए थे। तो अभी क्या होता है कि ऑस्ट्रिया में वॉर स्टार्ट होता है, ठीक है। 1740 में ऑस्ट्रिया में एक सक्सेशन वॉर स्टार्ट हो गया था, कि ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि वो इसलिए कि अमेरिकी जो कॉलोनी थी ना अमेरिका में, उसको लेके भी था। तो आप देखोगे कि इस बात की वजह से जो फ्रेंच और ब्रिटिश में जो यूरोप का जो झगड़ा चल रहा था, वो झगड़ा चलते चलते वो इंडिया पहुंच गया, ठीक है। तो ये आप देखोगे कि आप क्या करते हैं, जो ब्रिटिशर हैं वो शुरुआत करते हैं लड़ाई की यहाँ पे इंडिया में, यूरोप की वजह से लड़ाई यहाँ पे। अब वो कैसे करते हैं, अब वो देखते हैं कि यार ये इनको परेशान करा जाए, ठीक है। तो उन्होंने परेशान करने के लिए कि जो बरनोटे एक था इनका जो ब्रिटिशर का, ठीक है, लीडर, वो उसने क्या हुआ, उसकी लीडरशिप में फ्रांसीसी का एक शिप था, उस पर इन्होंने अटैक कर दिया, कब्जा कर लिया अपने। अब डुप्ले ने गया, डुप्ला कहाँ जाएगा, डुप्ले गया कर्नाटक में, कर्नाटक के नवाब के पास, कि भाई हमारा जो शिप है ना वो आप छुड़वा दो, इन्होंने कब्जा कर लिया है। अब देखो आप देखो जो कर्नाटक के आसपास जो है ना वो फ्रेंच टेरिटरी हुआ करती थी, तो फ्रेंच टेरिटरी पे ही कब्जा कर रहे हैं। ये बात तो वही है ना कि ये फ्रेंच टेरिटरी पे कब्जा कर लेने पे, तो जो फ्रांसीसी का जो शिप था बर्नोटे के उसमें लीडरशिप में इन्होंने अटैक कर दिया ब्रिटिशर ने, और फिर कर्नाटक नवाब से मदद मांगने गए। कर्नाटक का नवाब जो था यही अनवरुद्दीन बैठा था, ये अनवरुद्दीन जिसको बैठाया था निजाम ने, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि 1746 से 48 के बीच में ये अनवरुद्दीन मना कर देता है। अनवरुद्दीन क्या कहता है कि आप देखो, डेट याद रखना, 1741 में तो मराठा दोस्त अली को मार के चले गए और चंदा साहब को उठा ले गए 1741 में, ठीक है। तो आप देखोगे कि उसके बाद क्या होता है कि ये निजाम बैठाता है, तो उस समय अनवरुद्दीन रह रहा होगा, तो अनवरुद्दीन से मांगी हेल्प डुप्लेसिस ने, जो फ्रांसीसी गवर्नर था। और तो अनवरुद्दीन ने मना कर दिया कि हम नहीं कुछ बोलेंगे, अपना अपना देखो। तो आप हुआ क्या कि इसकी वजह से डुप्ले ने मॉरिशस के जो गवर्नर था वो उससे हेल्प मांगी। तो मॉरिशस का गवर्नर क्या था, वो भी वहाँ भी फ्रेंच कॉलोनी हुआ करती थी, तो वो उसने मदद कर दी, ठीक है। कि ला बोडो ने तुरंत 3000 जो अपने सोल्जर थे वो भारत के कोरोमंडल जो कोस्ट से पे भेज दिए, और मद्रास पे अंग्रेजों
पर हमला कर दिया उसने, मतलब 3,000 सैनिक आए और मद्रास पे प्रेसिडेंसी थी इनकी, वहां पे कर दिया अटैक और मद्रास छीन लिया अंग्रेजों से। ठीक है, अब 1684 में जो प्रेसिडेंसी बना रखे थे ये मद्रास में, वो मद्रास छीन लिया। अब ला बोडो ने, अब ये ला बोडो कौन थे? ला बोडो वही था जो मॉरिशस का गवर्नर। तो इसने क्या किया, अंग्रेजों से डील करी। क्या डील करी? क्या 40,000 पाउंड तुम हमको दो और हमसे ले लो वापस मद्रास। ठीक है, तो अब उन्होंने, अंग्रेजों ने हार गए, अब क्या करें? तो पहले तो तुम खुद लड़ रहे हो, उलझ रहे हो, उसके बाद हारे हो तो 40,000 पाउंड देना पड़ा उनको और फिर मद्रास उनको मिला। लेकिन जैसे ही वो ला बोडो जो था मॉरिशस वाला, वो वापस लौटा ना, तो डुप्ले ने वापस मद्रास छीन लिया इसे अंग्रेजों से। ठीक है, अब क्या हुआ कि अंग्रेज गए कर्नाटक के नवाब के पास। कौन कर्नाटक का नवाब? यही अनवरुद्दीन। या देख रहे हो मैप में लेफ्ट साइड में कि ये निजाम बैठा कुर्सी में शेर के साथ अपने। ठीक है, या बाजीराव मस्तानी मूवी में ये सीन भी आपने देखा होगा, और लेफ्ट साइड में उसके अनवरुद्दीन खड़ा है। ठीक है, तो ये आप देख रहे हो कि अनवरुद्दीन यही है, ये बैठा चेला। ठीक है, सपोर्टर भी है अंग्रेजों का। तो ये नहीं, अंग्रेजों ने खूब इसको उकसाया कि यार ये आपका मद्रास करो, ये हमको दिलवाओ, ये कैसे छीन लिया इसने वापस से। तो अनवरुद्दीन चले गए बोलने कि डुप्लेसी से कि एक काम करो आप, इनको वापस करो मद्रास। तो जो फ्रांसीसी थे उन्होंने बोला एक काम करो, आप रख लो ना मद्रास, इनको क्यों वापस दिला रहे हो? तो उन्होंने कहा नहीं, हमको नहीं जानते हैं, एक काम करो आप, हम इनको वापस करो। ठीक है, तो अब होता क्या है कि जो पहला कार्नेटिक वॉर होता है, कार्नेटिक वॉर में कोई घुसा नहीं है। आप देख रहे हो कि अंग्रेज और फ्रेंच, बोला जाता है कि ब्रिटिश और फ्रेंच लड़ रहे हैं, लेकिन होता नहीं है ऐसा। लड़ाई किसकी होती है? अनवरुद्दीन की। अनवरुद्दीन को किसने उकसाया है? ब्रिटिशर ने, अंग्रेजों का उकसाया हुआ चला आ रहा है। और वहां कौन है? फ्रेंच कैप्टन पैराडाइज। तो इनके बीच में जो वॉर हुआ था उसका नाम था सेंट थॉमस। ठीक है, सेंट थॉमस का जो बैटल हुआ, तो इस बैटल में आप देखोगे कि उसके बाद ये होता क्या है कि मतलब बैटल हुआ। ठीक है, तो अब ये इनके हाथ से गया, मतलब अनवरुद्दीन जीतेंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ कि तभी यूरोप में मतलब एक ट्रीटी हो गई। अब ट्रीटी हो गई, तो अब जब वहाँ ट्रीटी हो गई तो यहाँ भी ट्रीटी हो रही है। तो ला चैपल की ट्रीटी हुई थी यहाँ पे भी। ठीक है, 1748 में। ठीक है, 1746 से किस्सा चल रहा है, 1748 में बैटल भी हुआ था ये सेंट थॉमे वाला, और उसी बैटल के बाद ही ट्रीटी हो गई। और ट्रीटी में क्या हुआ कि डिसीजन हुआ कि मद्रास अंग्रेजों को दे दिया और अमेरिका की लुई वर्ग जगह फ्रांसीसियों को दे दी गई कि यहाँ पे मद्रास दे दिया जाए अंग्रेजों को, और लुई जो वो जो है जगह, लुई वर्ग करके एक अमेरिका में जगह थी, वो दे दी गई कि फ्रांसीसी ने कंपनसेट करने के लिए। ठीक है, इस तरह से बातें हो गई। कार्नेटिक वॉर है, जो कार्नेटिक वॉर, जो पहला कार्नेटिक वॉर हुआ, तो आप जब इसको समझेंगे ना डेप्थ में, तो आप देखेंगे कि 1720 से ही इसकी भूमिका बननी चालू हो गई थी। कैसे? कि आप देखोगे कि 1720 में ही फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो नेशनलाइज हो गई। तो नेशनलाइज होने के बाद क्या होता है, जब कोई कंपनी नेशनलाइज हो जाती है तो वो क्या करती है, अपना इंपीरियल इंटरेस्ट बनाना चालू करती है, एक्सपैंड करना चालू करती है। तो एक्सपेंशन उन्होंने स्टार्ट करने की कोशिश चालू कर दी। तो अब क्या हुआ कि ये एक कन्फ्लिक्ट की तरह इनका ब्रिटिशर से कन्फ्लिक्ट होने लगा। कैसे होने लगा कि अब देखिए, जो वॉर ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन हुआ था 1744 में, उसमें ब्रिटेन भी इन्वॉल्व हो गया था। तो उसकी वजह से अब ब्रिटेन और फ्रेंच में कॉन्फ्लिक्ट होने लगा। अब वो जो हॉस्टिलिटी थी वो इंडिया में आ गई। अब हुआ क्या कि जो ब्रिटिश ने क्या करा कि फ्रेंच की एक फ्लीट थी 1745 में। अब देख रहे हो 1746 में कर्नाटिक वॉर हुआ है, तो 1745 में ब्रिटिश नेवल आर्मी ने फ्रेंच फ्लीट पे कर दिया अटैक। ठीक है, अब क्या हुआ, गवर्नर जो था जनरल डुप्लेसिस, जो फ्रांसीसी गवर्नर था, उसने मांगी हेल्प। अब हेल्प मांगेगा तो वो ला बोडे करके था, उसने मॉरिशस का था वो, तो उसने आर्मी भेजी अपनी। 1746 में वो आर्मी इंडिया पहुंच गई। ठीक है, अब हुआ क्या कि ला बोडे और ये दोनों, ला बोडे लड़ेंगे और
ब्रिटिश एडमिरल लड़ेंगे, एडवर्ड पेटन नाम था उसका, ठीक है, पेटन, एडवर्ड पेटन और ये ला बोर्डे दोनों लड़े और एक डिसाइसिव एक्शन हुआ और नागापट्टनम में, और कुछ हुआ नहीं। तो हुआ क्या कि उसके बाद ये जो ला बोर्डे था वो पौंडीचेरी में रुक गया कुछ टाइम के लिए, रिपेयर करने के लिए, कुछ रिपेयर और स्ट्रेटाइजिंग थोड़ा टाइम करने के लिए, स्ट्रेटजी बनाने के लिए, ठीक है। तो अब ये उसके बाद फिर क्या हुआ, द फ्लीट्स मेट अगेन ऑन 19 अगस्त, ठीक है। अब ये जो फ्लीट है ये जो दोनों आपस में फिर भिड़ेंगे, तो आप भिड़ेंगे कैसे, पेटन से फिर भिड़ने गया ला बोर्डे, तो पेटन ने लगा यार ये बंदा तो अपना एकदम मतलब एनर्जी लेके आ रहा पौंडीचेरी में आराम करके, ला बोर्डे तो वो नहीं लड़ा, वो भाग गया, ठीक है, तो वो बंगाल भाग गया वापस। अब हुआ क्या कि 4 सितंबर 1946 को, डेट याद रखिएगा, 4 सितंबर 1946 को ला बोर्डे ने मद्रास में अटैक करा। मद्रास प्रेसिडेंसी किसकी थी, ब्रिटिशर की। अब मद्रास में अटैक किया, उसके बाद क्या हुआ कि कई दिन की को गोलाबारी हुई, उसके बाद ब्रिटिश ने सरेंडर कर दिया और फ्रेंच जो थे वो सिटी के अंदर एंटर हो गए। उसके बाद क्या हुआ कि ब्रिटिश के जो लीडर थे उनको कैदी बना लिया गया और उनको पौंडीचेरी भेज दिया गया, ठीक है। और ऐसा प्रॉमिस किया गया था कि बाद में आगे चल के ये ब्रिटिश, ये जो सिटी है ना, ये जो टाउन है, ये ब्रिटिश को रिस्टोर कर दिया जाएगा। और लेकिन ये डुप्ले जो था इस बात के लिए राजी नहीं था, ठीक है। डुप्ले ने बोला ऐसा नहीं है, मद्रास को फ्रेंच से मिला लो, ठीक है। अब जो बाकी देखिए, कुछ को तो पौंडीचेरी भेज दिया प्रिजनर को, ब्रिटिश रेजिडेंट्स को प्रॉमिस दिलाई गई कि अब तुम ना फ्रेंच के अगेंस्ट में आर्म नहीं करोगे, अगेंस्ट लड़ाई नहीं करोगे, ठीक है। लेकिन उनमें से कुछ ऐसे थे जो ये कसम नहीं खाई जिन्होंने, उनमें से रॉबर्ट क्लाइव भी था, ठीक है। और रॉबर्ट क्लाइव को वी कार्ड मतलब उसको उसी जगह कब्जे में रखा गया मद्रास में, फोर्ट में। तो वो ताकि चाह रहे थे ना कि उसको कि सेंट जो क्लाइव है वो चाह रहे थे फोर्ट को डिस्ट्रॉय कर देंगे, तो इस वजह से क्लाइव को उसके अंदर इतना सिक्योरिटी नहीं दिया क्योंकि उनको उड़ाना ही था। तो फिर लेकिन क्लाइव क्या हुआ, किसी तरह से बच गया, ठीक है। वो वहां से भाग के वो कहाँ गया, फोर्ट सेंट डेविड, 110 किलोमीटर नीचे बढ़ते हुए ब्रिटिश पोस्ट में आया, ठीक है। और 180 किलोमीटर साउथ में वो नीचे आके और वहाँ पे एक ब्रिटिश पोस्ट था, वहाँ भाग गया। और डुप्लेसिस ने क्या किया, इन द मीन टाइम हैड बिफोर असॉल्ट, और डुप्लेसिस था उसी के बीच में जो मतलब उसने ये प्रॉमिस किया हुआ था कि वो सेंट जॉर्ज जो फोर्ट है जो मद्रास का, ये कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को दे देगा, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि उसने ऐसा करने से मना कर दिया, अनवरुद्दीन को देने से मना कर दिया, ठीक है। अब अनवरुद्दीन ने को लगा, गुस्सा आया ना कर्नाटक के नवाब को, ये तो प्रॉमिस था कि हमको मिलेगा मद्रास का, ठीक है, अटैक कर रहे हो तो मद्रास का हमको दे दो प्रेसिडेंसी। लेकिन अब हुआ क्या कि अनवरुद्दीन ने फिर अटैक करने के लिए 10,000 अपनी आर्मी भेजी और डुप्लेसिस से फाइट करने के लिए। तो डुप्लेसिस उस समय तक ला बोर्डो जो था वो जा चुका था, ठीक है। अब ला बोर्डो जो चला गया था तो 300, अब ये जो इनकी लड़ाई होगी, बैटल ऑफ अद्यार होता है किनके किसके बीच, अनवरुद्दीन, बैटल ऑफ अद्यार बोल लो, सेंट थॉमे बोल लो, या अद्यार एक रिवर का नाम है, ठीक है। तो ये आप देखोगे कि एक बैटल ऑफ, इसके कई सारे नाम है, ठीक है। एक बैटल ऑफ मैलापुर भी इसको बोलते हैं। ये बैटल कब हुआ, 24 अक्टूबर, ठीक है, 1746 में ये बैटल होता है। किसके किसके बीच, अनवरुद्दीन की आर्मी जो थी उसमें सेनापति जो कमांडर था उसका महफूज खान था, और ये फ्रांसीसी कैप्टन जो था वो था पैराडाइज था। तो इन दोनों में लड़ाई हुई। जो अनवरुद्दीन था उसकी सेना में 10,000 मतलब थे लोग, और जो ये था इसकी सेना में मुश्किल से 1,000 लोग थे डुप्लेसिस के, लेकिन 300 फ्रेंच सोल्जर थे और 700 थे फ्रेंच ट्रेंड इंडियन सिपाहीज थे, ठीक है। तो हुआ क्या कि ये इस बैटल में ये डुप्लेसिस जीत गया। क्यों जीत गया, क्योंकि भाई मॉडल तरीके से लड़ रहा था वो, तो जीत गया, ठीक है। डिसिप्लिन भी ज्यादा था तो उस वजह से वो जीता। तो अब होता क्या है कि ये जीतने के बाद ये डुप्लेसिस क्या करता है ना, अब वो नीचे बढ़ता है, नीचे कहाँ बढ़ता है, जहाँ ही क्लाइव भाग के गया था सेंट डेविड, ठीक है। वो कहता है कि अब सेंट डेविड पे भी हम अटैक करेंगे, ठीक है। तो सेंट डेविड पे अटैक करने के टाइम पे ये अनवरुद्दीन क्या करता है कि अनवरुद्दीन फिर से भेज देता अपने लड़के को मोहम्मद अली को कि जाओ ब्रिटिश की हेल्प करो। तो ये जो सेंट डेविड जो फोर्ट था ये था, कडलोर नाम की जगह थी, वो ब्रिटिश पोस्ट हुआ करता था
इनका, ठीक है, ब्रिटिश लोगों का। तो वहाँ पे इसने अपने लड़के को भेजा, अनवरुद्दीन ने मोहम्मद अली को कि जाओ और इनके ब्रिटिश की सहायता करो। तो वो कामयाब रहा, वो फ्रेंच को उसने रोक रोक के रखा, वो सेंट डेविड में वो नहीं घुस पाए, ठीक है। तो कई महीनों तक इस तरह से उसने रोका। बाद में कई महीनों बाद क्या हुआ, ये सेंट डेविड पे अटैक हुआ था, जो हुआ था वो दिसंबर 1746 में हुआ था। इसका मतलब समझ रहे हो आप, 24 अक्टूबर 1746 को तो अद्यार में या सेंट थॉमे बोल दो उसको, तो ये यहाँ पे बैटल हो रहा है, ठीक है। लेकिन आप जो आप देख रहे हो कि दिसंबर में हो रहा है नीचे जाके सेंट डेविड में, तो उसमें तो कामयाब नहीं हुआ। फिर अनवरुद्दीन और डुप्लेसिस में ट्रीटी हो जाती है, पीस ट्रीटी हो जाती है कि कर्नाटक के ट्रूप्स हटा लिए जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जो फ्रेंच होते हैं ये आगे चल के फिर डी ब्रोरी करके एक आता है, वो अटैक करता है सेंट डेविड पे, उसी सेंट डेविड पे जहाँ क्लाइव भाग के गया है, ठीक है। तो फोर्सिंग द ब्रिटिश डिफेंडर इनसाइड द फोर्ट वॉल्स, और उसके बाद क्या होता है कि काउंटर कर जाते हैं ये लोग और मतलब नहीं जीत पाते हैं, उल्टा फ्रेंच लोगों को भागना पड़ जाता है, पांडिचेरी भागते हैं फ्रेंच, ठीक है। उसके बाद 1748 में आप देखोगे कि 1748 में जो मेजर स्ट्रेंजर लॉरेंस आता था, वो ब्रिटिश ट्रूप में जो सेंट डेविड जो पोस्ट था वहां आता है, ठीक है। उसके बाद जब उनको और रिइंफोर्समेंट आती है यूरोप से, तो अब उनको बड़ी ताकत महसूस होती है, तो वो क्या करते हैं कि पौंडीचेरी को घेरा डाल लेते हैं, बिसीज कर लेते हैं, ठीक है, पौंडीचेरी को। और 1748 में ऐसा करते हैं वो। उसके बाद क्लाइव तो आगे बढ़ ही रहा था अपनी तरफ। उसके बाद आप देखते हो कि घेरा डालते हैं, लेकिन फिर बाद में फिर धीरे धीरे करके फिर वो मानसून आने लगता है, अक्टूबर 1748 में हटा लेते हैं ये अपना घेरा, और कंक्लूजन आता है दिसंबर में, फिर ट्रीटी हो जाती है। तो ला शापेल की ट्रीटी होती है। तो ट्रीटी के बाद ये धीरे धीरे ये सब लड़ाई झगड़ा बंद करते हैं आपस में, और फिर मद्रास जो होता है ना, वो ब्रिटिशर को दे दिया जाता है, ठीक है। कि जो मद्रास है पूरा ब्रिटिशर को दे के छुट्टी पाते हैं। कि ये तो कार्नेटिक वॉर का पूरा सीन था। तो आप ये देख रहे हो किस तरह से ये अनवरुद्दीन जो है ये थोड़ा सा बायस दिखता है अंग्रेजों के लिए, ठीक है। तो ये हमने देखा किस तरह से ये फ्रेंच और राइवलरी स्टार्ट हो रही है 1720 से ही। वो नेशनलाइजेशन हुआ 1744 में, ऑस्ट्रिया के वॉर में सब वॉर एसोसिएशन में शामिल हो गया ब्रिटेन। फिर वहां से कन्फ्लिक्ट आते आते कैसे आया, फिर 1745 में किस तरह से फ्लीट पे अटैक कर देते हैं। उसके बाद फिर 24 अक्टूबर 1746 में अनवरुद्दीन जो होता है वो अटैक करने के लिए भेजता है। तो ये आप देखोगे। उसके बाद ला बोर्डे जब आता है 4 सितंबर 1746 को, मतलब अक्टूबर में तो अनवरुद्दीन से होता है, उससे पहले 4 सितंबर को 1746 में, पहले तो 45 में तो ये फ्लीट को जो होता है इसका फ्रांस के फ्लीट पे अटैक करते हैं। उसके बाद जब वो बुलाता है मदद अपनी 4 सितंबर 1746 को ला बोर्डे मद्रास पे अटैक करते हैं। तो अब ये सीरीज चलती चली आ रही है। 44 में ऑस्ट्रिया वॉर सक्सेशन, 45 में फ्लीट पे अटैक हो रहा है फ्रांसीसी, फ्रांस ने मदद मंगाई। 1746 में 4 सितंबर 1746 में ला बोर्डे ने मदद करी, मद्रास पे अटैक किया। उसके बाद आप देख रहे हो 24 अक्टूबर 1746 को ये डुप्लेसिस और अनवरुद्दीन में लड़ाई हो रही है। उसके बाद दिसंबर 1746 में सेंट डेविड पे जो फोर्ट था सेंट डेविड, वहाँ पे अटैक होने जा रहा है। उसके बाद आप देख रहे हो किस तरह से 1748 में ये आपका फिर सेंट डेविड में नया आता है, मेजर आता है, तो वो लड़ना आता है, घेरा डालता है, धीरे धीरे कैसे सब शांत हो जाता है। तो ये पूरा कार्नेटिक वॉर का पूरा सीन था। ये 1746 से 1748 के बीच चला पूरा। और ये आप देखा आपने पूरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी जो आप ये फाइट देखोगे, ये आपको डेट समझना बहुत जरूरी है कि किस तरह से ये डेट, कौन कौन से सीक्वेंस से चीजें चल रही हैं 1746 से लेकर 1748 तक, ठीक है। 45 में बेमतलब में उन्होंने अटैक करा, तो उसकी बाद से ये बढ़ता चला गया, ठीक है। या फिर वैसे जो कार्नेटिक वॉर हुआ है उसका नाम कार्नेटिक क्यों पड़ा, एक तो वो कार्नेटिक रीजन से रिलेटेड है, ऊपर से जो कर्नाटक का नवाब है वो अलग उछल के आ रहा है बीच बीच में, तो उसकी वजह से अलग लड़ाई हो रही। तो ये कार्नेटिक वॉर फर्स्ट जो है वो आपको समझ में आ गया। अब सेकेंड कार्नेटिक वॉर क्यों होता है, तो ये आप देखोगे कि सेकेंड कार्नेटिक वॉर जो हुआ था वो अनवरुद्दीन तो था उस समय, आपको पता ही है। तो अब होता क्या है कि सेकेंड ये जो इसका मेन पर्पस था ये था कि अब जो ना कार्नेटिक पे कब्जा करे, कौन करेगा कब्जा, ठीक है। तो आप उस कब्जे को लेके कि हमारा अधिकार हो जाए, तो उस बात को लेके अब ये लड़ाई झगड़ा होगा। तो आप देखोगे कि उस समय कार्नेटिक में आप देख रहे हो अनवरुद्दीन बैठा, किसने बिठाया, आप देख रहे हो फोटो देख रहे हो लेफ्ट साइड में, अनवरुद्दीन बैठा, किसने बिठाया, निजाम ने बिठाया। तो निजाम
सुल्तान मर गया, ठीक है, 1782 में। तो अब उसके बाद बैठा नासिर जंग। नासिर जंग उसका लड़का था निज़ाम का, ठीक है। नासिर जंग की फोटो आप देख रहे हो राइट साइड में, ये आप देख रहे हो आसफ जहाँ, ये निज़ाम है, उनका लड़का आया नासिर जंग। नासिर जंग बैठा तो ये जो मुजफ्फर जंग उसका भांजा था, इसका जो निज़ाम का, आसफ जहाँ का, वो खिसिया गया, वो कहता है मुझे बनना है, ठीक है, मैं ज़्यादा कैपेबल हूँ। तो अब होता क्या है कि इसी तरह से ये सब आप देख रहे हो कि किस तरह से ये चल रहा है। तो आप देख रहे हो कि चंद, आप ये चीज़ें आप देखो, अब ये तो सीन चल रहा है, कहाँ का सीन चल रहा है, ये चल रहा है हैदराबाद का सीन, ठीक है। हैदराबाद में आसफ जहाँ, ये सब तो हैदराबाद की चीज़ें चल रही हैं। अब ये कार्नेटिक में क्या चल रहा है, तो अब देखो कार्नेटिक में क्या चल रहा है कि अनवरुद्दीन जो है उसको वो गॉड किल्ड, वो मार दिया जाता है, ठीक है। अब हिज सन मोहम्मद अली फ्लेड टू त्रिचनापल्ली। अनवरुद्दीन का जो लड़का था जिसका बारे में मैंने बताया आपने, त्रिचनापल्ली, मोहम्मद अली, ये त्रिचनापल्ली भाग गया। अब जो चंदा साहब थे अपॉइंटेड नवाब ऑफ कार्नेटिक। अब चंदा साहब नवाब ऑफ कार्नेटिक कैसे बने, ये पूरा समझना पड़ेगा आपको। चंदा साहब जो थे ना, इस टाइम तक जो छूट के आ गए थे, ये हैदराबाद का तो ये मैटर चल ही रहा था, आप देख रहे हो कि वहां पे मर गया सब जहाँ, ठीक है। और चंदा साहब यहाँ से चले आ रहे हैं, आ गए भाग के मराठा के पास से, और यहाँ पे आया और इनसे बोले अनवरुद्दीन से, अरे तुम कैसे बैठो, मैं बैठूंगा। तो अनवरुद्दीन कह रहा है यार मैं पहले से बैठा बिठाया हूँ और तुम अलग कहानी बता रहे हो, ठीक है। तो अब क्या होता है, डुप्लेसिस अपनी चालाकी करता है। अब डुप्ले क्या करता है, डुप्ले क्या करता है, जितने भी गलत लोग हैं, देखे आप देखो, एक तो चंदा साहब आए हैं उनके सपोर्ट में खड़ा हो जाएगा, दूसरा मुजफ्फर जंग के, जबकि होना उसको सही के चाहिए, लेकिन वो पॉलिटिक्स के चक्कर में, ठीक है, वो जान रहा था कि अनवरुद्दीन तो वैसे भी फेवर करता नहीं है, तो अनवरुद्दीन के साथ रहने का कोई मतलब नहीं है, चुपचाप ये लड़ाई, ये लड़ता रहता हमसे ही, तो इसको चंदा साहब को बिठा देते हैं कर्नाटक में। तो चंदा साहब का उसने सपोर्ट करा, ठीक है। तो आप ये देख रहे हो, और उसके बाद ये डुप्लेसिस ने सपोर्ट करा, उसके बाद ये आप देख रहे हो निजाम निजाम आसफ जहाँ जो है वो तुम्हारा डेड हो जाता, मतलब तो आसफ जहाँ जो है वो मर गए, तो उधर का तो वो अलग किस्सा चल रहा है, ठीक है। और आप देखते हो कि ये अनवरुद्दीन को तो मार दिया, मोहम्मद अली भाग गए, चंदा साहब बैठ गए कर्नाटक के नवाब में, ठीक है। अब क्या होगा, अब होगा बैटल। अब बैटल क्या होगा, बैटल होगा ये आपका एमसीडी के बीच में और अनवरुद्दीन के बीच में, ठीक है। अब अनवरुद्दीन के बीच में बैटल, ये अनवरुद्दीन कब मारे गए, अनवरुद्दीन मारे गए जब बैटल होगा, ऐसे थोड़ी ना मारे गए। तो अब देखो ये जो मुजफ्फर जंग कौन है, मुजफ्फर जंग ये निजाम के साथ से ऊपर से आ रहा है, हैदराबाद से, ये आ रहा है कि हम साथ में देंगे, ठीक है, फ्रेंच के साथ। और चंदा साहब कौन, चंदा साहब जो मराठा के पास से भाग के आए, जिसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इसीलिए मैंने आपको कार्नेटिक ये सारी चीजें बताई थी, चंदा साहब कौन थे, ठीक है। कार्नेटिक में सदातुल्ला खां था, उसने दोस्त अली बनाया, फिर दामाद को चंदा साहब को लेके चले गए मराठा 1741 में, फिर अनवरुद्दीन बिठाया गया, तो चंदा साहब लौट के आए, तो चंदा साहब साथ में एमसीडी, अब 3 लोगों को याद रखो, एमसीडी, मुजफ्फर जंग, चंदा साहब और डुप्लेसिस, ये 3 लोगों ने लड़ाई करी। आम्बूर का बैटल हुआ 1749 में, ठीक है। ये आम्बूर के बैटल किसके जो हुआ था, एमसीडी और अनवरुद्दीन। पहले तो कर्नाटक को, नाम ही कर्नाटक वार है, तो कर्नाटक में जो बैठा होगा उससे लड़ेंगे, तो इनसे लड़े और उसके बाद उनको हरा के अनवरुद्दीन को मार दिया, और उनका लड़का भाग गया, मोहम्मद अली भाग गया त्रिचनापल्ली, और चंदा साहब बन गए कर्नाटक के नवाब। न्यू कैपिटल उन्होंने बना दी आरकॉट 1749 में। तो ये आपको समझने की जरूरत है, ठीक है। और ये जो तिरुचिरापल्ली में जो मोहम्मद अली भागा, तो चंदा साहब ने घेरा डाल लिया था इसको, ठीक है। और ये खुश हो गए चंदा साहब के, ये डुप्ले ने मदद कर दी, तो 80 गांव दे दिए उन्होंने पांडिचेरी के पास, ठीक है। और कर्नाटक की राजधानी इन्होंने कर्नाटक की आरकॉट बना दी, ठीक है। तो ये आपने देखा। अब अंग्रेज तो खाली बैठे हैं, वो तो ऐसा तो है नहीं कि देख नहीं रहे हैं, वो सब देख रहे हैं कि नहीं ये अलग डुप्लेसिस क्या कर रहा है, ये अपने चाहने वालों को बिठा रहा है। देखो उसने पहले तो वहां पे मुजफ्फर जंग का सपोर्ट कर रहा है, और उधर चंदा साहब का तो उसका काम कामयाब हो ही गए हैं जो फ्रांसीसी हैं। तो अब उन्होंने कहा मुजफ्फर जंग के वाला जो निजाम में हम नहीं करने देंगे, हम नासिर जंग के साथ देंगे। तो अब देखो, अब आप क्या देखोगे कि फिर से एक बैटल होता है, किसके किसके बीच होता है, ब्रिटिशर आते हैं बीच में, और ब्रिटिशर होता है मोहम्मद अली होता है और नासिर जंग होता है। बट होता क्या है कि ये जो ब्रिटिशर मोहम्मद अली और नासिर जंग,
ये तीनों जिंजी रिवर पे लड़ते हैं। किससे किससे? मोहम्मद मुजफ्फर जंग से, चंदा साहब से, डुप्लेसिस से, जो पहले थे उनसे लड़ते हैं और इनको हरा देते हैं। ठीक है, अब देखिए नासिर नासिर जंग जो होता है, बट नासिर जंग गॉट किल्ड बाई हिज ओन सोल्जर। अब देखो, ये तो पहली चीज, अंग्रेजों ने हराया युद्ध में, ऊपर से नासिर जंग को बैठाने जा रहे थे, लेकिन ऐसी किस्मत अंग्रेजों की कि नासिर जंग को उसी की सेना के लोगों ने मार दिया। ठीक है, डुप्लेसिस ने ऐसे कर रही डिप्लोमेसी करी कि वो उल्टा उसी को मार दिया। तो आप देखो कि नासिर जंग मर गया, अब बनेगा कौन? ठीक है, तो बिफोर बीइंग निजाम सो मुजफ्फर जंग बिकेम निजाम। अब मजबूरी है, कौन बनेगा? मुजफ्फर जंग ही बनेगा निजाम। ठीक है, बट फ्यू ईयर लेटर मुजफ्फर जंग ऑल्सो किल्ड बाई अफगान। अब ये मुजफ्फर जंग जो है उसको भी कुछ समय बाद अफगानों ने मार दिया था। तो ठीक है, तो आप देखोगे कि जब आप निजाम की सीरीज पढ़ते हो, तो निजाम आप पढ़ते हो पहले तो आसफ जहां वन, फिर पढ़ते हो नासिर जंग, फिर पढ़ते हो मुजफ्फर जंग। तो मुजफ्फर जंग के बाद फिर सलाबत जंग आते हैं। तो ये मुजफ्फर जंग भी मर गए, अफगान ने उन्हें मार दिया। फिर सलाबत जंग आते हैं। सलाबत जंग कौन थे? जो दूसरे बेटे थे आसफ जहां वन के, जो पहला ये मुझे रजा मुराद दिखा रहे हैं ना फोटो, इनके दूसरा बेटा थे। एक बेटा तो नासिर जंग था, एक बेटा था इनका सलावत जंग। तो सलावत जंग को फ्रेंच जो फ्रांसीसी थे उन्होंने काम किया कि चलो ठीक है, सलावत जंग को बना देते हैं। ठीक है, वो भी बना रहेगा, सही रहेगा। तो अब सलावत जंग खुश हो जाता है, तो वो भी, अब मैंने पहले ही बताया सलावत जंग ने नॉर्दर्न सरकार की टेरिटरी कैसे दे दी थी। ठीक है, फ्रेंच को। तो वो सारी चीजें हैं। उसके बाद हुआ क्या कि ये जो 1749 ये जो 49 से लेके 54 के बीच में ये जो चल रहा है ना, ये आप देखोगे कि इसी चलने की वजह से ही मतलब 1754 से चला, 54 में ही आप देखोगे कि डुप्ले को वापस बुला लेते हैं। ये चीज गलत हो गई। ठीक है, अब न डुप्ले गया वापस। अब उसके बाद जो गोडेहू नाम का एक गवर्नर आया था, ये गोडेहू नाम का जो गवर्नर था, ये ब्रिटिशर का बड़ा वो चापलूसी करता था, ये नहीं लड़ाई है में इतना विश्वास रखता था। ठीक है, तो ये आपने देखा कि जो मुजफ्फर जंग जो मारा गया था, ये ना ये पौंडीचेरी से जा रहा था, ये हैदराबाद जा रहा था, तभी ये मारा गया था। ठीक है, पठानों ने कुछ ने मार दिया था। और इसके साथ ये जो मुजफ्फर जंग जब मारा गया था ना, तो इसी के साथ एक बुस्सी नाम का एक फ्रांसीसी इसके साथ था। तो जब बुस्सी ने आसफ जहाँ के दूसरे वो सलामत जंग को फिर बाद में नवाब बना दिया था। तो ये सारी चीजें चल रही थी। आप देख रहे हो कि कहीं ना कहीं ये जो कामयाबी नहीं मिल पाई अंग्रेजों को, आप देख रहे हो ना, कामयाबी नहीं मिली। ये हरा भी दिया लेकिन फिर भी कामयाबी नहीं मिली। तो ये कार्नेटिक का वॉर नाम क्यों है कार्नेटिक का वॉर, ये तो आप समझ रहे होंगे, क्योंकि कर्नाटक से रिलेटेड है। ठीक है, और अनुरुद्दीन लड़ रहा है, इस वजह से भी कार्नेटिक के नवाब हैं। कार्नेटिक का नवाब कौन बनेगा, इसको लेके ही लड़ाई चल रही है। ठीक है, तो ये आप देख रहे हो, नवाब भी इन्वॉल्व है और वो जगह भी इन्वॉल्व है, कार्नेटिक। ठीक है, तो ये आप देखो, जो भी फाइट हो रही है कार्नेटिक जगह पे हो रही है, और जो नवाब है वो बीच में घुस रहा है। तो ये आपने देखा। तो 1754 से चला। अब आती है क्लाइव की एंट्री। 1765 में ये दोबारा आता है ना क्लाइव, मैंने गवर्नर जनरल के वीडियो में आपको बताया भी है। तो आप देखोगे कि जब ये क्लाइव दोबारा आता है, तो ये क्या करता है कि ये अब कोशिश करता है कि हमारे फेवर में तो कुछ हुआ ही नहीं, तो अब ये सुझाव देता है। ये सुझाव क्या देता है? ये कहता है कि हमें ना क्या करना चाहिए, जो ये अनवरुद्दीन का बेटा है ना, मोहम्मद अली, जो भाग के गया था तिरुचिरापल्ली, जिसको चंदा साहब ने घेर रखा है, उसको हम छुड़ा लें। तो उन्होंने कहा यार आप छुड़ाओगे कैसे? चंदा साहब तो घेरे पड़े हैं उसको। तो अब चंदा साहब जब बिसीज करे हुए हैं उसको, तो अब उसने कहा एक काम करो, तुम अर्कॉट में अटैक कर दो, ब्रिटिशर से बोला। तो ब्रिटिशर ने कर दिया अटैक अर्कॉट में। अर्कॉट का मतलब कर्नाटक की कैपिटल जो थी। अब चंदा साहब भागते हुए फिर आए अर्कॉट की तरफ। जब अर्कॉट की तरफ आ रहे थे, तभी रास्ते में उनको तंजौर के जो किंग ने उन्होंने मार दिया चंदा साहब को। इनका किस्सा हो गया खत्म, कर्नाटक के नवाब हो गए, सीट खाली। मोहम्मद अली आया, मोहम्मद अली को छुड़ाया और उसको बना दिया कर्नाटक का नवाब। ठीक है, तो अब आप देख रहे हो कि कर्नाटक तो पूरा गया कब्जे में अंग्रेजों के। तभी आप देख रहे हो राइट साइड में ये बोल रहा है कि आ गया कर्नाटक कब्जे में। अब कर्नाटक अब कामयाबी मिली है, अभी तक उनको कामयाबी नहीं मिली थी। ठीक है, क्योंकि चंदा साहब बैठ गए थे, तो इस वजह से कर्नाटक, पहले कर्नाटक वो को उन्होंने करा। और निजाम जो था वो आप देख रहे हो सलावत जंग बना हुआ है। सलामत जंग को तो वही फ्रेंच, वो तो उनके हाथ से गया। ठीक है, तो वो तो नहीं अभी कब्जे कर पाए, धीरे धीरे करेंगे। तो अब आप देखोगे कि मोहम्मद अली जो था, सन ऑफ अनवरुद्दीन, ये कर्नाटक का नवाब बन गया है। कर्नाटक इनके कब्जे में आ
गया है। और ये नवाब कैसे बना है, एक ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी करी थी इसने 1754 में, ठीक है। प्लासी से पहले ही एक ट्रीटी हुई थी 1754 में, ये आप याद रखिएगा। जो सेकेंड कार्नेटिक वॉर हुआ है ना 1749 से 54 के बीच, तो ये याद रखिएगा जो सेकेंड 5 साल जो चला उसमें 54 में ही ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी हुई है, तो कार्नेटिक का नवाब बना। तो आपको ये चीज याद रखनी है, ये सीक्वेंस याद रखना है कि कार्नेटिक और निजाम को लेके पंगा चल रहा था। तो पहले वाले जो फाइट हुई, तो पहले वाली तो दोनों ऑस्ट्रिया के सक्सेशन की वजह से हुई, दूसरी वाली एक तरह से इंडिया में कौन राजा बनेगा मरने के बाद निजाम की इस वजह से हुई थी, और चंदा साहब छूट के आ गए थे, तो उसमें टांग अड़ाई गई थी। और बाद में उन्होंने उसको हरा भी दिया जिंजी रिवर पे अंग्रेजों ने, लेकिन फिर भी कामयाबी उनको मिली नहीं, क्योंकि जो नासिर जंग है वो मर गया, और मुजफ्फर जंग जो था उसको बनाना पड़ा, तो कामयाबी मिली नहीं उनको। और चंदा साहब का वो कुछ खास कर नहीं पाए, कर्नाटक से तो कर नहीं पाए, निजाम में घुसे थे वो, निजाम के कुछ करने कामयाबी नहीं मिली थी। अब वापस वो कर्नाटक में आएंगे, कर्नाटक में आने के लिए उन्होंने अंग्रेजों ने क्या किया, मोहम्मद अली को छुड़ाया, कर्नाटक पे कब्जा कर लिया। निजाम जो था ठीक है रहने दो उसको, कर्नाटक तो हो गया, नाम कर्नाटक है तो इसलिए आप याद रखो कर्नाटक से रिलेटेड में कामयाबी मिल रही होगी, उसमें कामयाबी नहीं मिली अंग्रेजों को, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, तो अंग्रेजों को कामयाबी मिली कर्नाटक में। तो अब देख रहे हो सलावत जंग जो है ना, उसको तो हैदराबाद का बना दिया कि निजाम फ्रेंच डी बुसी नाम का बंदा था, उसने बना दिया था उसकी हेल्प से। तो ये खुश हो गए, इसने गुंटूर और नॉर्दर्न सरकार फ्रेंच को दे दिया था। ये आपको पूरा समझ में आया, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी समझ में आ गई। अब थर्ड कार्नेटिक वॉर जो होता है 1756 से 63, ये 7 साल 7 ईयर वॉर जो चल रहा होता है ना फ्रेंच और इनके बीच में, ये ब्रिटिशर के बीच में, तो उसका जो इफेक्ट पड़ता है यहाँ पे। तो ये कार्नेटिक वॉर जो है, ये मैं अभी इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये आपको एंग्लो मैसूर वॉर की बैकग्राउंड को समझने के लिए इतना आप जरूरी नहीं है आपको, ठीक है। अब तो आप समझ ही जाओगे चंदा साहब कौन है, निजाम कौन है, कौन कौन। देखिए पोजीशन आपकी सेट हो गई है कि निजाम की जगह कौन बैठा होगा और यहाँ पे कौन बैठा होगा और कोर्ट में, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब आपको समझ में आएगा जब मैं हैदर अली की बात करूंगा। तो आप देखिए ये है हैदर अली, ठीक है। हैदर अली 1761 में बैठे डी फैक्टो रूलर बने मैसूर के। अब इनके आसपास क्या चल रहा है, आसपास चल रहा है मराठा। मराठा में क्या है, 1761 में ये बैठे हैं, वहां पे पानीपत का थर्ड बैटल हुआ है। तो पानीपत थर्ड बैटल में मराठा की हालत खराब हो गई थी। तो आप देख रहे हो कि बाजीराव, देखो बाजीराव मूवी आपने देखी होगी जिसमें रणबीर सिंह है, तो वो बाजीराव था, ठीक है। अब बाजीराव के बाद आप देखोगे उनका जो बेटा आया था वो था बालाजी बाजीराव, जो कि आपने मूवी देखी है, पानीपत मूवी देखी है ना, पानीपत में जो मोनिश बेल का कैरेक्टर है वो बालाजी बाजीराव का है। मतलब आप एक तरह से ये समझो कि रणबीर सिंह जो है वो मोनिश बेल के बाप है, ठीक है। रियल में आप समझो इस तरह का कैरेक्टर था। बाजीराव जो है वो मोनिश बेल जो बालाजी बाजीराव है उनके बाप है। तो अब आप देखोगे कि बालाजी बाजीराव के टाइम पे तो पानीपत हारने के बाद फिर जो मेसवा जो बालाजी बाजीराव के बाद तीसरी आप फोटो दिख रही है ना, ये सन माधव राव पेशवा थे पहले, 1761 से 1772 के बीच में थे। तो इन्होंने रिसरेक्शन किया, जो हालत खराब हो गई थी ना मराठा की, तो उन्होंने उसको ठीक किया कुछ, ठीक है, रीऑर्गेनाइज किया। तो आपने देखा कि किस तरह से 1761 से 1772 तो इस तरह की सिचुएशन चली। लेकिन 1761 में तो हालत खराब है मराठा की, तो उनसे तो कोई रिस्क था नहीं। हैदराबाद और कर्नाटक का तो आप जान ही रहे हो, हैदराबाद कर्नाटक के तो अलग अपनी लड़ाई चल रही है। कर्नाटक वॉर आपको जैसे मैंने बताया कि 1754 तक तो चल ही रहा है, ठीक है। 1749 से 54 के बीच में तो सेकंड कर्नाटक वॉर रहा, ठीक है। और उसके बाद आप देख रहे हो कि 1756 से लेके 63 के बीच कर्नाटक का तीसरा जो वॉर हुआ था वो आप देखोगे कर्नाटक का हो रहा है। तो वहां तो ये सब चल रहा है, तो उनको तो दिखता नहीं, आपस में ही भिड़ जाए पहले वही, ठीक है। हैदराबाद और कर्नाटक में लड़ रहे हैं, सक्सेशन वॉर हो रहा है। ब्रिटिश और फ्रांस आपस में भिड़े जा रहे हैं थर्ड कर्नाटक वॉर में 1756 से 63 के बीच में। तो आप देख रहे हो कि आसपास के इसके पड़ोसी सब बिजी हैं, ठीक है, कोई खाली नहीं है। खाया तो जब खाली नहीं है तो अब आप देखोगे कि किस तरह से आपका ये जो हो रहा है ना, ये आपको अब समझ में आ रहा होगा कि कितना टाइम मिल गया है इनको एक्सपेंशन के लिए, ठीक है। अब हैदर अली को टाइम मिला, इन्होंने कर दिया एक्सपेंशन स्टार्ट। अब जब एक्सपेंशन स्टार्ट करेंगे तो अब हैदर अली का तो फिर होता क्या है ना कि जब कई सारे एरिया मैंने बताया आपको पहले ही कि जीत लिए हैं हैदर अली ने, तो लोगों को नाम बड़ा सुनने को मिला हैदर अली का। तो हैदर अली के लिए अगेंस्ट में फिर खड़े हो गए कौन कौन, उनके आस पड़ोसी निजाम खड़े हो गए, मराठा खड़े हो गए और ब्रिटिश खड़े हो गए, ठीक है।
अब देखो, अब निज़ाम वो जो थे ना, पहला निज़ाम आसफ जहाँ वन, वो तो नहीं रहेगा, वो तो आप समझदार हो, क्योंकि वो तो पहले ही मर गया 1748 में, वो नहीं है। उसके जो बेटे रहेंगे ना, वो उनसे लड़ाई होगी अब इसकी, ठीक है, निज़ाम में। तो अब आप ये ध्यान रखिएगा, जो डेट है वो आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए। और उसके बाद ये मराठा जो है, तो ये मराठा आप देखेंगे कि मराठा को भी मौका मिला कि यार ये अलग सुप्रीम पावर बना जा रहा है, ठीक है। तो अब जब ये उनको डर लगा ना कि अगर ये सुप्रीम बन जाएगा तो फिर हमारी कुछ इज्जत कम हो जाएगी, तो उन्होंने कर दिया अटैक, ठीक है। माधवराव, पेशवा माधवराव ने अटैक कर दिया। टाइमिंग देखिएगा, ये डेट याद रखिएगा, पानीपत से लेके रेगुलेटिंग एक्ट के बीच तक ये पेशवा माधवराव रहे हैं, ठीक है। रिसलेक्शन के लिए ये जिम्मेदार है। 1765 में इन्होंने हैदर अली को पे अटैक कर दिया और उसको ऐसा कर दिया कि 28 लाख रुपए साल में तुमको देने पड़ेंगे मराठा लोगों को। तो यहाँ डील इनकी फाइनली जाके तय होती है। तो ये आप देख रहे हो कि किस तरह से ये डील हुई है, ठीक है। तो और एक चीज और याद रखिएगा, ये जो निज़ाम थे ना, ये जो निज़ाम मैंने लिखा हुआ है 1762, मतलब जो पानीपत के बाद से ही 1762 से लेके 1803 तक कौन बैठा रहा, ये आसफ जहां वन टू बैठा रहा। मतलब एक तो आसफ जहां वन था जो रजा मुराद था, उसके बाद नासिर जंग आए, नासिर जंग मर गए, मुजफ्फर जंग थे, मुजफ्फर जंग बना, उसके मुजफ्फर जंग को मार दिया गया अफगानों ने। फिर सलावत जंग बना, सलावत जंग जो बना वो ज्यादा दिन चल नहीं पाया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि ये 1762 से लेके सलावत जंग के बाद 1803 तक इसमें बैठा था आसफ जहां द्वितीय, या इसका नाम निजाम अली खान भी बोलते हैं इसको, निजाम अली खान, ठीक है, मीर निजाम अली खान, ये नाम याद रखिएगा, ठीक है। उससे पहले सलावत जंग था, ठीक है। सलावत जंग का दूसरा नाम था सैयद मोहम्मद खान, मीर सैयद मोहम्मद खान, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो आप देख रहे हो ये निजाम की जब मैं बात करूंगा, तो निजाम की बात करूंगा तो आप आसफ जहां द्वितीय समझिएगा इसको। 1762 से 1803 बहुत लंबा टाइम होता है, ठीक है। मराठा पेशवा माधवराव 72 तक ये चलेंगे, ठीक है। और उसके बाद ब्रिटिश चल रहे हैं। तो ये आप देख रहे हो कि किस तरह से ब्रिटिश, अब ये इन तीनों में से पहला मौका मराठा को मिला, इन्होंने हराया, 28 लाख मिल गए इनको। अब ये ब्रिटिश निजाम और मराठा, अब कुछ समय बाद इन्होंने फिर से चालू किया, मिलाया अलायंस बना के कि चलो हम फिर से अटैक करते हैं, ठीक है, हैदर अली पे। तो अब क्या होता है कि हैदर अली 1766 में ये कन्विंस करने में कामयाब हो जाता है, ठीक है। ये क्या कहता है, निजाम और मराठा से कहता है यार आपस में तुम, हम लोग लड़ रहे हैं, लेकिन एक काम करो, हम बाहरी लोगों से क्यों मतलब मिल रहे हैं। तो वो निजाम और मराठा को तो अपनी साइड में कर लेता है। अब बचता कौन है, ब्रिटिश अकेले। तो ब्रिटिश तो घेरे हुए थे कि ब्रिटिश कह रहे थे यार ये मैसूर में बड़ा पावरफुल हो रहा है, हमने कार्नेटिक वार्नेटिक तो सब निपटा लिया, लेकिन ये अलग कहाँ से खड़ा हुआ जा रहा मैसूर में, ये अलग परेशान कर रहा है। तो अब उनको लगा कि यार इसको निपटाने के लिए फिर उन्होंने, अब एंग्लो मैसूर वॉर स्टार्ट होगा। तो 1766 में उनकी प्लानिंग तो थी कि अलायंस कर लेंगे हम तीनों के साथ, ठीक है, ब्रिटिश निजाम मराठा तीनों मिलकर लड़ेंगे, लेकिन ऐसा कामयाब हो नहीं पाए वो, ठीक है। होगी। अब देखोगे फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हुआ 1767 से 69 के बीच, ठीक है। तो ब्लाइंडेड बाय देयर इजी सक्सेस इन बंगाल, द इंग्लिश कंक्लूडेड ए ट्रीटी विद निजाम अली ऑफ हैदराबाद। 1766 में उन्होंने ट्रीटी करी थी, जो मैंने बताया था आपको कि ग्रांट मिलेगा नॉर्दर्न सरकार का, वो देने के लिए तैयार हो गया था रेंट, और ताकि और हम आपको इन रिटर्न फॉर द सरेंडर ऑफ नॉर्दर्न सर्कस कमिटेड द कंपनी टू हेल्प द निजाम विद ट्रूप्स इन हिज वॉर अगेंस्ट हैदर अली, ठीक है। तो आप देखा कि हम आपको मतलब हैदर अली से लड़ने के लिए ट्रूप्स देंगे, इस तरह की बातें हो गई थी निजाम में, ठीक है। तो ये था। और उसके बाद हैदर ऑलरेडी हैड टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स विद द रूलर ऑफ अरकाट एंड डिफरेंसेस विद द मराठास, इनसे तो हैदर अली का पहले ही पंगा चल रहा था टेरिटरी से जुड़े हुए की वजह से। सडनली हैदर फाउंड ए कॉमन फ्रंट ऑफ निजाम मराठास एंड नवाब ऑफ कर्नाटक ऑपरेटिंग अगेंस्ट हिम अनडॉन्टेड, और हैदर प्लेड द डिप्लोमेटिक गेम बॉट ऑफ मराठास, उसने मराठा को अलग किया, निजाम को लालच दिया टेरिटोरियल गेम्स का, एंड टुगेदर विद लेटर लॉन्च्ड एन अटैक ऑन अरकाट। अब उसने अरकाट जो कार्नेटिक है उस पर अटैक कर दिया, ठीक है।
आप देखोगे कि तीनों सब लड़ने के बैठे थे, लेकिन उसने क्या किया, मराठा और निजाम को अपने साइड लिया और आरकॉट से पिल गया। आफ्टर ए सीसो स्ट्रगल फॉर ईयर एंड हाफ, हैदर सडनली टर्न द टेबल ऑफ द इंग्लिश एंड अपीयर्ड एट द गेट्स ऑफ मद्रास, और मद्रास पहुंच गया आगे चल के। पैनिक स्ट्राइक इन मद्रास, गवर्नमेंट कंक्लूडेड द ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी ऑन 4 अप्रैल 1769 में वह ट्रीटी होती है, ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल रेस्टिट्यूशन ऑफ ईच अदर्स टेरिटरीज, कि हर कोई अपनी टेरिटरी अपने पास रखे, जो जीती हुई है वापस करते हैं जैसा पहले था वैसे, ठीक है। एंड ए डिफेंसिव अलायंस बिटवीन द टू पार्टीज कमिटिंग द इंग्लिश टू हेल्प हैदर इन केस ही वाज अटैक्ड बाय अनदर पावर। इस तरह का हुआ कि जब कभी हैदर अली पे अटैक होगा तो ये सहायता करने के लिए अंग्रेज आएंगे, इस तरह की ट्रीटी हुई। तो ये फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर का ये पूरा था। आप ये मैप के थ्रू विजुलाइज करो, आप ये देखो, आप फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हो रहा है 1767-69। हैदर अली जो सपोर्टर ऑफ फ्रेंच है, ठीक है, हैदर अली की लड़ाई होगी जनरल स्मिथ से। जनरल स्मिथ ये ब्रिटिशर के साथ के थे, तो ब्रिटिशर के साइड से ये चाह रहे थे कि हम मिला लेंगे निज़ाम मराठा को, लेकिन निज़ाम मराठा को मिला नहीं पाए। पहले ही उसने, हैदर अली ने अपना दिमाग लगा के उनको अपने साइड में कर लिया और उनसे बोला कि तुम ना लड़ाई करो, तो अकेले पड़ गए, ठीक है, जनरल स्मिथ। अब हुआ क्या कि उसकी वजह से जनरल स्मिथ हार गए, ठीक है। ट्रीटी ऑफ मद्रास हुई, जैसा मैंने बताया, ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी थी 1769। ब्रिटिश प्रॉमिस टू हेल्प हैदर अली। ये तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर सिंपल सिंपल समझ में आ गया कि किस तरह से 1767 से लेके 2 साल बाद, जो अलावा ट्रीटी के 2 साल बाद से फिर ये लड़ाई हो रही है, ठीक है, ये आपने देखा। उसके जस्ट आप देख रहे हो कि सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर कैसे होगा। अब आप देखो कि माधवराव पेशवा जो थे 1771 में इन्होंने फिर से अटैक कर दिया, ठीक है, ये हैदर अली के ऊपर, ठीक है। अब आप देख रहे हो 1766 में भी किया था अटैक, उसके बाद 17 इन्होंने कब कब अटैक किया, देखो 1764 बक्सर के टाइम पे किया, फिर 1766 में किया, फिर 5 साल बाद 71 में किया, बार बार ये अटैक कर रहे हैं। हैदर अली पे अटैक किया 1771 में, ठीक है। हैदर अली अब एंग्री हो गया, क्यों, क्योंकि ब्रिटिशर थे ना, उन्होंने बोला था कि हम हेल्प करेंगे पहली ट्रीटी में, लेकिन उन्होंने हेल्प नहीं की। और ब्रिटिश जो थे उन्होंने क्या, माहे जो टेरिटरी थी फ्रेंच की, उस पर कब्जा कर लिया, जबकि माहे से ही मिलिट्री हार्डवेयर मिलते थे हैदर अली को। तो वो इस तो गुस्सा थी उसको, हैदर अली को, तो उसने क्या किया, अब देखिए एक तरफ तो लड़ाई हुई है 1771 में, लेकिन उसने ट्रिपल अलायंस बनाया, ठीक है, ट्रिपल अलायंस बनाया, मराठा, हैदर अली और निजाम का ट्रिपल अलायंस बना के। अब देखो मराठे की जब बात करोगे ना, तो मराठा आप याद रखिएगा कि मराठा कौन हो सकता है, ठीक है, कौन सा मराठा होगा, ठीक है, ये टाइम पीरियड के हिसाब से समझते जाइएगा। हैदर अली हो गया, निजाम हो गया, इन्होंने अटैक किया 1780 में, कहाँ अटैक किया, अरकाट पे अटैक कर दिया, ठीक है। अब अरकाट पे जब अटैक करते हैं, फ्रेंड, ये अरकाट क्या था, ये ब्रिटिश का फ्रेंड होता था, तो ये तो, और कार्नेटिक को इन्होंने जीत लिया। 3 लोग लड़ेंगे, जीत गए कार्नेटिक। अब कार्नेटिक, अब उसके बाद ये खबर गई मद्रास, तो मद्रास में जो आप देखोगे कि कि मद्रास में ये 2 लोग थे, दो मतलब जो ब्रिटिशर थे उनको तैयार किया गया, एक हेक्टर मुनरो और एक था ये कॉलोनल बेली, ठीक है। तो हेक्टर मुनरो को इसलिए तैयार किया गया कि वो बक्सर के बैटल में हमने देखा ट्रिपल अलायंस को उसने भी वहां पे हराया था, तो नाम था उसका, तो उन्होंने सोचा कि अब ये हेक्टर मुनरो को हम लड़ाई करवाएंगे, ठीक है। तो उसी बीच गुंटूर में हैदर अली ने अटैक कर दिया और कॉलोनल बेली को मार भगाया, ठीक है। अब जो ये बात खबर पता चली उसको हेक्टर मुनरो को, तो हेक्टर मुनरो लड़ने ही नहीं गया, भाग गया। तो आप देख रहे हो कि किस तरह से ये चीजें चल रही हैं कि ये क्या सिचुएशन आ रही है, क्या कंडीशन आ रही है, कैसे मतलब हैदर अली ने सबको भगा दिया, ठीक है। तो पहले में भी जीत रहा है, सेकंड में भी जीत रहा है, ठीक है, हैदर अली। तो ये याद रखिएगा। और सेकंड कब हुआ, 1780 से 84 के बीच में हुआ सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर। ये अब देखिए उसके बाद क्या हुआ। अब ये वॉरेन हेस्टिंग जो था, वॉरेन हेस्टिंग ने, जो गवर्नर जनरल था उस समय का, तो आप देखोगे कि ये दिमाग लगाएगा अब अपना, ठीक है। अब ये दिमाग लगाता है, ये आयरे कोट करके एक आर्मी कमांडर होता है। वॉरेन हेस्टिंग को आप देखो, मैंने इस तरह से इमेज को बनाई हुई है कि हेस्टिंग का मतलब, हेस्ट मतलब जल्दी होता है ना, तो जल्दबाजी में जिसकी स्पीड ज्यादा है हेस्ट में रहता है। तो ये फोटो मैंने बनाई, हेस्ट सुपरसोनिक स्पीड से भाग रहा है, तो ये विजुलाइज करिएगा वॉरेन हेस्टिंग को। वॉरेन हेस्टिंग सेकंड में था, ठीक है, सेकंड जो एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था उसमें इसका रोल था, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो आप देखिएगा कि एयरपोर्ट आर्मी कमांडर था, आर्मी कमांडर ने अब देखा यार कि इन्होंने मार भगाया है, तो हमको वहां से गुंटूर से, तो एक काम करते हैं, पहले हम निजाम को और इनको मराठा को अपने
हटाएं इसके हैदर की साइड से। तो उन्होंने हटाया, कैसे हटाया, मराठा को सालबाई ट्रीटी करा दी, ठीक है, 1782 की जो सालबाई ट्रीटी हुई थी। और उसके बाद ये निज़ाम को गुंटूर का लालच दे दिया कि हम तुमको दे देंगे गुंटूर, तुम हट जाओ। तो अब वो हट गए तो हैदर अली हो गया अकेला। तब हैदर अली को पोर्टोनोवा का जो बैटल हुआ था तमिलनाडु में, वहां पे हैदर अली हार गया, बुरी तरह हारा, ठीक है। अब हैदर अली, और क्या हुआ कि हारने के बाद 1782 में हैदर अली मर गया, ठीक है। तो ये आप देखोगे कि जब टीपू सुल्तान अब आएगा पिक्चर में, लड़ाई तो चली रही है 84, 1780 से 84, 4 साल लगातार चली रही है, बीच बीच में रुक रुक के। तो ये आप देख रहे हो कि टीपू सुल्तान आया पिक्चर में, अब उसने ऐसी लड़ाई करी, उसने क्या करा, अपना इतना अच्छे से लड़ाई करी कि उसने बैलेंस कर दी सिचुएशन को। जो पहले ब्रिटिशर्स जीत रहे थे, तो अब क्या हुआ कि वो दोनों बैलेंस सिचुएशन आ गई। तो अब लड़ते लड़ते थक गए दोनों लोग, तो जाके एक ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन हुई 1784 में। 1784 में जब पिट्स इंडिया एक्ट आया था, तब ट्रीटी ऑफ मैंगलोर हुई थी, ये याद रखिएगा आप, ठीक है। तो 1784 में ट्रीटी हुई है, इनकंक्लूसिव ट्रीटी थी। इसमें त्रावणकोर जो था वो ब्रिटिश को दे दिया गया था। त्रावणकोर मैंने आपको पहले ही मैप में बताया है, सबसे नीचे आता है साउथ में, ठीक है, याद रखिएगा। और केरला के पास में दिखता है, ठीक है, त्रावणकोर। तो ये याद रखिएगा, ये हो गया मैंगलोर के। अब आप देखोगे थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर कैसे होता है कि थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर जो होता है वो टीपू सुल्तान के बीच होगा, देख रहे हो, क्योंकि आप देखो जो सेकंड से ही टीपू सुल्तान सामने आने लगा है पिक्चर में, ठीक है। तो सेकंड में ही पहले को हैदर अली लड़ा, फिर टीपू सुल्तान ने इसको कैरी फॉरवर्ड किया। फिर थर्ड में टीपू सुल्तान 1789 से 92 चल रहा है। तो होता क्या है, तो इसकी वजह क्या थी, इमीडिएट कॉज आप समझो कि जो त्रावणकोर का जो राजा था ना, त्रावणकोर जो जो आप देखोगे मैंगलोर की जो ट्रीटी हुई थी इस सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में, उसमें त्रावणकोर दे दिया गया था ब्रिटिश को, ठीक है, ब्रिटिश को दे दिया गया था। तो ब्रिटिश और में दोस्ती ये थी त्रावणकोर के किंग में, बना हुआ था किंग, रेंट देता रहा होगा ब्रिटिशर को। तो अब आप देखोगे कि त्रावणकोर का जो किंग है उसको डच लोगों ने 2 सिटी बेच दी। और वो कैसे बेच दी सिटी, वो जो सिटी थी ना वो कोचीन के अंडर में आती थी, और कोचीन जो था वो टीपू की ट्रिब्यूटरी होता था। अब आप एक सोचो, मतलब चीज किसी और की बेच कोई और रहा है, ठीक है। तो अब क्या हुआ है, ये चीज किसकी है, चीज है टीपू की, वो सिटी, वो है ना कोचीन के अंडर में आते हैं। और बेच कौन रहा है, डच लोग। और किसको बेच रहे हैं, त्रावणकोर को। तो अब टीपू ने बोला यार चलो डच बेच रहे हैं, लेकिन ये बेवकूफ जो था त्रावणकोर का किंग, ये बेवकूफ था क्या जो इसने खरीद लिया, और मेरी मेरी टेरिटरी मेरे को खरीदेगा, मतलब मेरी जो चीज है वो खरीदेगा। तो त्रावणकोर किंग जो था वो फ्रेंड था ब्रिटिश का। 1784 में जब मैंगलोर की ट्रीटी हुई उस हिसाब से तो फ्रेंड बन गया था, जैसा मैंने बताया। तो अब ये क्या हुआ, 1790 में ये टीपू सुल्तान ने अटैक कर दिया, ठीक है। अब टीपू सुल्तान अटैक करेंगे त्रावणकोर पे अब अटैक करेंगे, तो कान वॉलिस, अब की बार कान वॉलिस आता है पिक्चर में, ठीक है। अब देखोगे कान वॉलिस जो ये मैंने पिक्चर बनाई है, कान में बाली पहनता होगा, आप इमेजिन करो। तो आप कान वॉलिस की ऐसे पिक्चर इमेज से वर्चुअलाइज करो आप, ठीक है, इमेज से वर्चुअलाइज करोगे तो आपको याद आएगा। त्रावणकोर के केस में ये कान में वॉलिस पहन के कान वॉलिस आता है में। तो कान वॉलिस क्या करता है कि अप्रैल 1790 में इन्होंने अटैक किया, और ये क्या करता है कान वॉलिस, तुरंत ही 1 जून 1790 में मराठा से ट्रीटी कर लेता है, और 4 जुलाई 1790 में निजाम से ट्रीटी कर लेता है कि हाँ तुम हमारे साथ रहोगे। अब क्या होता है कि जब ये ट्रीटी करता है, तो ट्रीटी करने के बाद फिर तीनों की आर्मी जाती है श्रीरंगपट्टनम ट्रीटी होती है, घेर लेते हैं श्रीरंगपट्टनम को, जो मेन सिटी होता है, कैपिटल होती है जो टीपू की। जब चारों तरफ से घेर लोगे तो टीपू फिर लड़ता रहता है, लेकिन फिर बाद में उसको लगता है नहीं जीत पाएंगे, तो फिर ट्रीटी होती है, श्रीरंगपट्टनम की ट्रीटी होती है 1792 में, ठीक है, कॉर्नवालिस के साथ। टीपू लॉस्ट हो जाता है। टीपू के बाद एक यहाँ इंपॉर्टेंट है, टीपू के जो वेपन्स होते थे ना, आर्मी होती थी, वो मिसाइल और रॉकेट का यूज करता था टीपू। आप सोचो उस जमाने में सबसे पहले रॉकेट का यूज ये कर रहा था यहाँ पे टीपू, ठीक है। और फ्रेंच एम्बिनेशन भी मिलते रहते थे इनको। अब आप देखो ये जब हुआ ट्रीटी हुई, तो श्रीरंगपट्टनम की ट्रीटी में 3 करोड़ का बोला गया कि वॉर इंडेमनिटी जो है वो टीपू भरेगा, ठीक है। 3 करोड़ रुपए मायने रखता है, इतना रेवेन्यू नहीं था उसका टीपू का, तब इतना देना है उसको वॉर इंडेमनिटी, ठीक है। वॉर डैमेज आप समझो। सरेंडर्ड हाफ ऑफ
मैसूर, आधा मैसूर देना पड़ गया उसको, अंग्रेजों को। ऑन नॉट बीइंग एबल टू गिव मनी हिज टू सन वर कैप्चर्ड बाय, उसके दो बच्चों को उठा ले गए ये अंग्रेज के, अगर तुम जब दे दोगे तो छुड़ा लेना। तो इस तरह की चीज हुई। और एक और चीज आप देखोगे कि ब्रिटिश एक्वायर्ड 12 महल, डिंडीगुल, मालाबार, वाइल द मराठास गॉट टेरिटरीज ऑन द तुंगभद्रा साइड एंड निजाम एक्वायर्ड टेरिटरीज फ्रॉम द कृष्णा टू बियॉन्ड द पेन्नार। ये इनको बटा आपस में, तीनों में बटेगा ना, पैसा भी बटा, 1-1 करोड़ रुपए तीनों को पैसा भी बटा। ठीक है, तो ये आप देख रहे हो। और टीपू हैड आल्सो टू पे व्हाट इंडेबिलिटी हो गया। टीपू लॉस्ट हेविली इन द राउंड ऑफ स्ट्रेंथ एंड कुड ओनली सेव हिज किंगडम फ्रॉम टोटल एक्सटिंक्शन बाय प्रिपेयरिंग एंड प्लानिंग विच सीम्ड बियॉन्ड हिज रिसोर्सेस। तो अब उसने बस ये हुआ कि कैसे करके उसने किंगडम को बचा पाया अपना मेहनत से। कॉर्नवालिस ने इसको समअप किया है कंपनी गेन को कि वी हैव इफेक्टिवली क्रिपल्ड आवर एनिमी विदाउट मेकिंग आवर फ्रेंड्स टू फॉर्मिडेबल। ठीक है, तो ये आपने क्रिपल उसकी बात थी। ठीक है, ये आपने देखा कि किस तरह से थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ। अब फोर्थ में आप देखोगे टीपू मतलब एंग्लो मैसूर वॉर कब हुआ था? 1799 में। अब 1799 में अब देख रहे हो आपको टाइम मिल गया टीपू को। तो अब वो 1799 में टीपू ने फॉरेन पॉलिसीज को अपनाई, एम्बेसीज भेजी काबुल में, बर्सिया में, अरब में, तुर्क के कॉन्स्टेंटिनोपोल में भी भेजा था, मॉरिशस भी भेजा, फ्रेंच भी भेजा, कई जगह एम्बेसीज भेजी। ठीक है, 1799 में। और रीऑर्गेनाइजेशन भी करना चालू किया कि किस तरह से हम अपना मैनेज करें। ठीक है, तब बुरा हाल हो गया है। तो उसके बाद ये इन्होंने क्या किया कि जो ये जो इस समय कौन था जो गवर्नर था, गवर्नर जनरल था वेलेजली। ठीक है, वेलेजली। आप चेहरा इमेजिन करो, देखो मैंने चेहरा भी बनाया हुआ है। ठीक है, मिस्टर बीन का, तो ये जला हुआ है चेहरा है, वेलेजली है। ठीक है, तो आप देखो टुक निजाम एंड मराठा इन इस साइड, इसने निजाम और मराठा को अपनी साइड में लिया और वेलेजली ने अटैक कर दिया मैसूर पे कि ये जो है ना चुपचाप फ्रेंच से सहायता ले रहा है। तो इसको हैरिस और जनरल स्टुअर्ट के दो लोग थे ब्रिटिशर के, ये इनको साथ में लेके श्रीरंगपट्टनम में अटैक किया, टीपू को घेरा और मार दिया। तो इस तरह से जो टीपू सुल्तान था, टाइगर ऑफ मैसूर, वो मतलब मर गया। ठीक है, अब इस तरह से आप देखोगे कि जो मुस्लिम रूल था उसका एंड होता है। ठीक है, अब और चीज देखोगे कि उसके बाद क्या किया अंग्रेजों ने कि इंग्लिश अनेक्स्ड कनारा और कोयम्बटूर, वायनाड, धारापुरम डिसाइड्स द एंटायर सी कोस्ट ऑफ मैसूर। ये तो उन्होंने कब्जा करा इंग्लिश ने। और एंड ऑफ फ्रेंच थ्रेट उनकी खत्म हो गई, जो फ्रेंच से थोड़ा बहुत जो खतरा हुआ करता था वो बिल्कुल खत्म हो गया। किंगडम ऑफ मैसूर रिटर्न टू मच स्मॉलर टेरिटरी विच वॉज रिटर्न टू द डिसेंडेंट्स ऑफ वोडियार डायनेस्टी। जो किंगडम था मैसूर का वो बहुत छोटा हो गया और वो वोडियार डायनेस्टी के जो डिसेंडेंट थे तो उनको दे दिया गया। तो वो डिसेंडेंट चामराज एक राजा हुआ करते थे, उनका एक माइनर बेटा था, उसका नाम था कृष्णा, उसको दे दिया गया। और उसने क्या किया फिर सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट कर लिया था 1799 में। आप देखोगे 1798 में जो निजाम था ना, 1798 में निजामों ने, हैदराबाद के निजाम ने सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट किया है सबसे पहले। ठीक है, हैदराबाद के निजाम। ठीक है, तो 1798 में हैदराबाद का निजाम कौन था? तो ये आप देखोगे कि ये था मीर निजाम अली खान आसफ जहां द्वितीय। ठीक है, तो इसने सबसे पहले सब्सिडरी अलायंस अपना मतलब किया था। ठीक है, सब्सिडरी अलायंस सबसे पहले करने वाला कौन था आपसे पूछा जाए अगर, तो आप ये कहोगे कि वो हैदराबाद था। ठीक है, तो ये बात आपको समझनी चाहिए। उसके बाद आप देखोगे कि टेरिटरी छोटी हो गई मैसूर की। ठीक है, और उसके बाद सब्सिडरी अलायंस इसने भी अपना लिया, मैसूर ने भी अपना लिया। ठीक है, तो आपने ये भी देखा। और उसके बाद आप देखोगे कि धीरे धीरे चल के ये जो सब्सिडरी अलायंस जो चलाई थी वेलेजली ने, उसमें तो पहले हैदराबाद हो गया, फिर मैसूर हो गया, उसके बाद तंजौर, अवध, पेशवा और उसके बाद भोसले, फिर सिंधिया, इन सब पे फिर धीरे धीरे उसने वेलेजली ने कराया था। सबसे पहले नंबर पे हैदराबाद 1798 में किया सबसे जो सब्सिडरी अलायंस है। उसके बाद मैसूर को 1799 में, तंजौर को भी 1799 में, फिर अवध 1801 में, पेशवा को 1802 में, भोसले को 1803 में, सिंधिया को 1804 में। इस तरह से सब्सिडरी अलायंस
इसको करके उसने पूरा मिला लिया। ठीक है, और आप सोच रहे होंगे कि ये जो कार्नेटिक है इस पे कुछ क्यों नहीं है, कार्नेटिक तो उन्हीं का बंदा बैठा है ना, तो वो तो उनका है ही, तो वो तो उनको कोई दिक्कत होती नहीं थी, जब उन्हीं का बंदा बैठा है तो क्यों लड़ेंगे, मोहम्मद अली बैठा है उनका चमचा। ठीक है, तो उससे तो मतलब नहीं है। मराठा को इसमें कुछ नहीं मिला, तो इस तरह की बात ही। निजाम को क्या मिला था, गुटी, गुरमकोंड और क्या चित्तल दुर्ग मिला था। ठीक है, तो ये आपने देखा फोर्थ एंग्लो। अब आप देखो वो समराइज करते हैं अब। ठीक है, आप देखोगे एंग्लो मैसूर वॉर पहला कब हुआ, 1767 से 69, 2 साल। दूसरा हुआ 80 से 84, ठीक है, 4 साल। तीसरा हुआ 89 से 92, 3 साल ले लो, या 2 साल ले लो, 90 में ही अटैक किया था, 2 साल समझो। ठीक है, 2 साल, 4 साल, फिर 2 साल, फिर 1 साल, इस था। तो 2 साल पहले हैदर अली लड़ा, हैदर दूसरे में भी हैदर अली लड़ा, लेकिन 1782 में जब मर गया तो 17 टीपू ने आगे बढ़ाया उसको। 1789-92 में टीपू लड़ा, 99 में टीपू मर गया। अब जो गवर्नर था, जो पहले जब गवर्नर था हैदर अली के टाइम पे, तो वेरेलस था। ठीक है, मद्रास की ट्रीटी से मैटर सॉल्व हुआ था ये। और दूसरी बार जब हुआ था तो ये वॉरेन हेस्टिंग था गवर्नर जनरल, ये मैंगलोर की टीटी से 1784 में जो हुई थी उससे खत्म हुआ था। उसके बाद कॉर्नवालिस ने जब हुआ था तो 1792 में ये हुआ था कॉर्नवालिस वाला, तो ये श्रीरंगपट्टनम की वजह से ये हुआ था, आप देखोगे। ठीक है, तो ये आज श्रीरंगपट्टनम हो गया, ट्रीटी हो गई। उसके बाद सब्सिडरी अलायंस 1799 में ही अपनाया। तो ये आप फोटो भी देख रहे हो, वेरी लस्ट, मैंने बताया था ना आपको इमेजिन करना चाहिए, तो लस्ट से आप इमेजिन कर लो इस तरह की फोटो, लस्ट। ठीक है, वारेन हेस्टिंग जल्दी में, तो हेस्टिंग। कॉर्नवालिस क्या है, कॉर्नवालिस जो है इस तरह से दिख रहा है, कान में बाली पहने, वेलेजली इस तरह से दिख रहा है। तो ये आप पिक्चर को इमेजिन करके आप सारी चीजें याद करो, ऐसे आप याद करोगे वेरी लास्ट आप भूल जाओगे, डेफिनेटली भूल जाओगे। आप इसको विजुलाइज करो थोड़ी देर आंखें बंद करके, आपको याद हो जाएगा, आप नहीं भूलोगे। ठीक है, तो ये आपने देखा कि पूरा समरी क्या थी कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें टीपू के, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, तो सबसे पहली बात उसके जो एडमिनिस्ट्रेशन में ना कोई प्राइम मिनिस्टर होता था, ना कोई वजीर पोस्ट थी, उसके 7 प्रिंसिपल डिपार्टमेंट थे। कौन कौन से थे, रेवेन्यू एंड फाइनेंस 2 डिपार्टमेंट तो ये हो गया, मिलिट्री हो गया, कॉमर्स हो गया, मरीन डिपार्टमेंट था एक, ट्रेजरी और मिंट 2 डिपार्टमेंट ये हो गए, टोटल हो गए 7। ठीक है, अब इनके जो ऑफिसर होते थे, मीर आसिफ डायरेक्ट टीपू को रिपोर्ट करते थे। मीर आसिफ कौन कौन से हैं, पहले वाला जो रेवेन्यू फाइनेंस है इसका नाम था मीर आसिफ कचेरी, इसको बुलाते थे। दूसरा मिलिट्री का था, उसका नाम था मीर मीरन कचेरी एंड द जुमरा, ये बुलाते थे। कॉमर्स वाले को बुलाते थे मलिकुट एंड तुज्जर कचेरी। ठीक है, मरीन वाले को बुलाते थे मीर यम कचेरी, और ट्रेजरी वाले को बोलते थे मीर खजाइन कचेरी। तो मीर मीर तो सब में लगा है, ट्रेजरी में और मिंट में आप खजाने से जोड़ लो, मरीन को आप यम जोड़ लो, यमराज। ठीक है, और मलिकुट माल मतलब कूट रहा है कॉमर्स वाला। ठीक है, कॉमर्स। और तुज्जर, और ये मिलिट्री वाला है मीरान है, सॉरी जुमरा है। ठीक है, और वो रेवेन्यू वाला आसफ कचेरी है। ठीक है, तो याद रखो। उसके बाद क्या है कि जो चीफ होता था, हर डिपार्टमेंट का एक चीफ होता था, उसको मीर आसिफ बोलते थे। उसको असिस्ट करने के लिए सबॉर्डिनेट ऑफिसर होते थे। ये आप देखोगे ना, यूरोपियन से काफी मिलती जुलती एडमिनिस्ट्रेशन है। आप देखोगे कि जो सबॉर्डिनेट ऑफिसर रहते थे वो एक बोर्ड बनाते थे, बोर्ड मेंबर टाइप के, और जब कोई डिसीजन लेना होता था ना तो डिस्कशन होता था आपस में, और इनको डिसेंट का राइट भी था कि जरूरी नहीं एग्री कर जाए। और उसके बाद जब डिसीजन मेजोरिटी के हिसाब से लिया जाता था, और एक माइनट्स ऑफ मीटिंग भी रिकॉर्ड किया जाता था कि क्या मीटिंग हुई, डिस्कशन में क्या क्या हुआ। ठीक है, फाइनल पावर लेकिन सुल्तान के पास होती थी, जितने भी इंपॉर्टेंट मैटर्स थे। तो ये चीज सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन किस लेवल पे होता था, तो उसने क्या किया था कि पूरे किंगडम को 7 प्रोविंस में बांट रखा था। ठीक है, और प्रोविंस में एक ऑफिसर बनाता था, प्रोविंस में एक बंदा होता था जिसका नाम था असाफी टुकड़ीज, टुकरीज बोलो, टुकड़ीज बोलते या टुकरीज बोलते, असाफी टुकरीज। आफ्टर 1784 के बाद में उसने ऐसा किया है। ठीक है, 1784 में जब मैंगलोर की ट्रीटी हुई ना, उसके बाद इसने ये किया प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, तो आप देखोगे कि लेटर उसके ऑन जो 17 प्रोविंसेस जो हैं वो बन के सामने आते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि जो प्रोविंसेस हैं, आप देख रहे हो मैप में मैंने बनाया हुआ सर्कल में, कि जो प्रोविंसेस हैं, प्रोविंसेस के अंडर में क्या था, डिस्ट्रिक्ट आते थे, डिस्ट्रिक्ट के अंदर विलेज होते थे, जिनमें विलेज पंचायत होते थे। और विलेज पंचायत जो होते थे लोकल सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, और जो इंफ्रा लोकल लेवल पे वो सब अपना कर सकते थे। तो आपने देखा प्रोविंस के नीचे डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के नीचे विलेज। ठीक है, विलेज यूनिट होता है। असाफी टुकड़ी से डिस्ट्रिक्ट प्रोविंस का मालिक रहता था। 17 प्रोविंस हो गई। अब ये जो आप देखोगे कि प्रोविंस में 2 तरह के
और जो प्रोविंस है ना, इसको हम प्रोविंस बोल रहे हैं, लेकिन वो क्या बुलाता था, वो असाफी टुकड़ी बुलाता था। क्या बुलाता था? असाफी टुकड़ी। ये टीपू बोलता था ये इसके आसफी टुकड़ी है, हमारी कितनी 7 आसफी टुकड़ी है, बाद में 17 आसफी टुकड़ी हो गई। ठीक है, तो ये आसफी टुकड़ी में 2 आसफ होते, 2 मतलब वो होते थे ऑफिसर। कौन कौन से? एक आसफ होता था जिसको सिविल गवर्नर होते थे, सिविल मैटर के लिए। एक फौजदार होता था, मिलिट्री गवर्नर। ठीक है, तो मिलिट्री गवर्नर ये दोनों आपस में चेक, एक दूसरे के लिए चेक की तरह काम करते थे, मतलब कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, कि कोई ज्यादा चढ़े ना। ठीक है, तो ये आप प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। आप देखो कि लैंड रेवेन्यू कैसे पैसा कैसे कमाता था। ठीक है, तो टैक्सेशन क्या था। तो आप देखो कि सबसे पहले टीपू ने क्या किया था, इंटरमीडियरी अबॉलिश कर दी थी। सबसे आप खास चीज देखोगे, ये देख रहे हो आमिल, आप राइट साइड में एक फोटो देख रहे हो आमिल। आमिल क्या होता था? एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इंचार्ज होता था। प्रोविंस होता, प्रोविंस के अंदर डिस्ट्रिक्ट होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल का इंचार्ज होता था आमिल। ठीक है, तो ये आमिल जो होता था, ये आमिल आपका ये कुछ काम करता था। ठीक है, ये सुपरविजन एक तरह से करता था लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड। ठीक है, तो ये आप देखोगे ये 2 तरह के काम करता था, ये तकावी और ये पेनल्टी इफ लेस लैंड कल्टिवेटेड। तकावी ये लोन बांटने का काम करता था कि जिसको जरूरत है लोन ले ले जमीन कल्टिवेशन के लिए। और दूसरा ये करता था कि अगर किसी आदमी ने अपनी जमीन, मतलब बहुत कुछ है जोतने के लिए, लेकिन वो जोत नहीं रहा है, कल्टिवेशन नहीं कर रहा है, तो उस पर पेनल्टी लगाते थे। कैसे पेनल्टी लगाते थे? वो क्या करते थे कि जितनी जमीन जोतने लायक है उसके हिसाब से टैक्स लगाते थे। ये नहीं देखते थे कि आप कितने में जोत रहे हो सकता है वो आदमी सिर्फ आधा ही खेत जोत रहा हो, आधी फसल हो रही हो, नहीं, उनको इससे मतलब नहीं है, वो पूरी जमीन के हिसाब से टैक्स लेंगे जितनी जमीन जोतने लायक है। तो इस तरह की चीजें, पेनल्टी और तकावी, ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, अब ये जो अब उस समय की कंडीशन देखोगे तो आप देखोगे कि इंटरमीडिएट खत्म कर दिया था, कि जागीरदारी वाला सिस्टम खत्म कर दिया था। और जिनको इनाम जागीर मिली हुई थी उनसे छीनी गई, अनऑथराइज लेवल में जो चला रहे थे इनाम जागीर उनसे छीन लिया गया। और जो जिनकी हेरिडेटरी लैंड राइट होते थे जैसे जमींदारों के, उनसे छीन लिया गया, उनसे राइट खरीद लिया। जो उसका मानना था टीपू सुल्तान का कि बीच में कोई दलाल नहीं होना चाहिए, सीधे डायरेक्ट होनी चाहिए बात, जो टैक्स आना चाहिए सीधे आना चाहिए सेंटर में। तो ये उसने किया। उसके बाद इंड्यूसमेंट कम कंपल्सन की मतलब पॉलिसी अपनाई कि आप ना, आपको हम प्रमोट नहीं करेंगे कि आप जाओ उगाओ, हम जब मजबूर करेंगे आपको कि ज़्यादा से ज़्यादा खेती करो। ठीक है, तो ये पॉलिसी थी। दूसरा क्या था कि टैक्स जो होता था उस समय का 1/3 से हाफ तक होता था टोटल प्रोड्यूस, मतलब आधा ले लेते थे, और 1/3 से लेके आधा तक। ये किस बेसिस पे होता था? डिसाइड, ये फर्टिलिटी और अवेलेबिलिटी ऑफ इरिगेशन, जहाँ फर्टिलिटी अच्छी है, अवेलेबिलिटी ऑफ इरिगेशन है, तो वहाँ ज़्यादा लेते थे। ठीक है, अब आप देखोगे कि 1792 में श्रीरंगपट्टनम की जब ट्रीटी हुई थी ना, जब आधी टेरिटरी चली गई थी टीपू की, तब आप देखोगे कि जो उस समय से, उससे पहले रेवेन्यू जो था वो 2 करोड़ रेवेन्यू होता था, 2 करोड़। ठीक है, और उसके बाद आप देखोगे कि ये रेवेन्यू जब श्रीरंगपट्टनम की ट्रीटी हुई थी तो ये घट के कितना हो गया था, ये सिर्फ 5 मतलब 0.5 करोड़, मतलब चौथाई चौथाई हो गया था, आप समझ रहे हो। ठीक है, 1/4 हो गया था, इतना घट के। तो 1795 में मजबूरी में टीपू को फिर टैक्स बढ़ाना पड़ा था। ठीक है, तो टैक्स बढ़ा के कितना कर दिया उसने, 3/8 और बढ़ा दिया। जो 1792 में जितना टैक्स होता था उसका 3/8 और बढ़ा दिया, मतलब 37.5% इंक्रीज कर दिया। तो ये आप देख रहे हो, ये आप पिक्चर एसोसिएट कर लो मामिल की या आमिल, आप ये जितनी भी मैंने बताया है आप ये उसकी पिक्चर से एसोसिएट करके रखो, इमेज से विजुअलाइज करोगे तो आपको देर तक याद रहेगा। ठीक है, तो ये होगा। आप देखोगे ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स में आप देखोगे कि टीपू डिक्लेयर्ड गवर्नमेंट मोनोपोली ऑफ ट्रेड इन संदलवुड, बीटल नट, पेपर, कार्डमम, गोल्ड, सिल्वर, बुलियन, फॉरेन एक्सपोर्ट्स ऑफ एलिफेंट्स एट्रैक्टा, मतलब मोनोपोली ला दी थी गवर्नमेंट की। मतलब उसका क्या था, जैसे आजकल की डेट में हम देखो कि जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट करती है ना कि हर चीज ट्रेड में गवर्नमेंट का इंटरफेयर हो जाता है, तो वैसे ही उसने कर रखा था कि हर चीज का जो जो मतलब कंट्रोल जो है वो गवर्नमेंट को है, मोनोपोली दे रखी है ट्रेड में। संदलवुड चंदन की लकड़ी हो गई, पान का हो गया, पेपर हो, काली मिर्च हो गई, इलायची हो गई, सोना चांदी के बुलियन हो गए, हाथी हो गए, एक्सपोर्ट उनका सब अपने अंडर में रखा है। उसी तरह जो इनलैंड ट्रेड होता था, गवर्नमेंट एक्वायर्ड ने मोनोपोली राइट फॉर द परचेज ऑफ। अब इसने इनलैंड ट्रेड में ये एक राइट बना रखा था कि जो किसान होते हैं, रैयत मतलब किसान, रैयत का जो शेयर ऑफ प्रोडक्शन होता है ना कुछ आर्टिकल का, वो सिर्फ सरकार ही खरीदेगी, कोई दूसरा आदमी खरीद नहीं सकता है। जैसे संदलवुड, चंदन और काली मिर्च कोई और आदमी नहीं खरीद सकता है उनसे, किसानों से, वो सरकार खरीदेगी, फिर बाद में सरकार बेचेगी उसको। ठीक है, सरकारी दुकान उस खरीद लो। ठीक है, तो ये
ऐसा था। A number of factories were set up in Mysore state which manufactured a wide range of articles ranging from war ammunition, paper, sugar, silk fabric, small tools, fancy goods। तो अब हुआ कि कुछ फैक्ट्रीज जो है वो स्टेब्लिश करी गई मैसूर में, जो बनाती थी, क्या बनाती थी, वॉर हथियार बनाती थी, पेपर बनाती थी, शुगर बनाती थी, सिल्क के कपड़े बनाती थी, स्मॉल टूल और फैंसी गुड्स बनाती थी। तो ये ट्रेड एंड कॉमर्स में आप मोनोपोली आप समझ सकते हो कि मोनोपोली बना रखी थी, ठीक है, गवर्नमेंट की। मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन में आप देखोगे कि मिलिट्री तो अच्छी थी, ठीक है, आप देख रहे हो वेपन अच्छे हैं, फ्रेंच से सीखे हुए हैं, फ्रेंच ट्रेंड ट्रूप्स हैं उनके पास, ठीक है। तो आप देखोगे कि फ्रेंच अपने सोल्जर को रखते थे, फ्रेंच ट्रेनर रखते थे और फ्रेंच ऑफिसर ट्रेनिंग देते थे, तो अच्छे थे उनके, यूरोपियन के हिसाब से लेवल था उनका। डिसिप्लिन आर्मी होती थी, कैवलरी थी डिसिप्लिन, और इन्फेंट्री भी डिसिप्लिन थी। तो आप देखोगे लेकिन इनकी नेवल आर्मी जो थी उतनी स्ट्रांग नहीं थी जितनी ईस्ट इंडिया कंपनी की थी, ठीक है, तो उतना नहीं कर पाई ये। बाद में टीपू सुल्तान ने कोशिश भी करी लेकिन रिसोर्सेज उसके पास कम थे, तो वो उतना नहीं कर पाया। तो और टीपू सुल्तान ने एक बात भी कही है कि हम लैंड में तो इनके रिसोर्सेज को बर्बाद कर सकते हैं, अंग्रेजों के रिसोर्सेज को, लेकिन हम समुद्र नहीं सुखा सकते। इस तरह की बात करी थी उसने कि मतलब वो समुद्र के नेवी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसने बताया था कि हमारी नेवी उतनी स्ट्रांग नहीं थी, ठीक है। फ्रेंच अब डिसिप्लिन इन्फेंट्री हो गई यूरोपियन मॉडल के हिसाब से, स्ट्रांग नेवल फोर्स नहीं था इतना। फ्रेंच ऑफिसर टू ट्रेन ट्रूप्स बट नॉट अलाउड देम टू फॉर्म प्रेशर ग्रुप अनलाइक निजाम एंड सिंधिया। फ्रेंच ऑफिसर को उसने अलाउ तो कर दिया था कि आप ट्रेनिंग दो ट्रूप्स को, लेकिन इतना भी नहीं था, छूट इतनी छूट नहीं दी थी कि वो कल को आगे चल के प्रेशर डालने लगे, ठीक है। लेकिन निजाम और सिंधिया में कुछ ज़्यादा ही छूट थी उनको, फ्रेंच को, ठीक है। तो ये आप देखा आपने, और ये आप देख रहे हो, फोटोज देख रहे हो, ये जो गन है ना, ये गन जो है टीपू सुल्तान की, ये टीपू सुल्तान की गन आप देख रहे हो कि टाइगर का उसका एम्बलम होता था टीपू सुल्तान के टेन्योर में। तो उसके हर चीज में आप देखोगे टाइगर, अब मैसूर भी बोला जाता है टीपू सुल्तान को। और उसने क्या किया है कि टीपू सुल्तान ने, ये आप देख रहे हो टाइगर बना हुआ है गन में, ठीक है, इस तरह की गन होती थी। और ये आप देख रहे हो कि जो तलवार है, स्वॉर्ड में इस तरह का देखो, लायन ऐसा दिख रहा है, टाइगर ऐसा दिख रहा है। और ये आप देख रहे हो बंदूक भी देख रहे हो, गन देख रहे हो, तो ये गन में भी टाइगर ऐसा दिख रहा है। और ये जो आप जो सबसे पहली पिक देख रहे हो, इस गन में ये खास बात है कि इसमें एक बार में ही 2 बुलेट फायर करी जा सकती थी, ठीक है, बार बार रिलोड करने की जरूरत नहीं थी, एक बार में 2 फायर करती थी। तो ये मतलब टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत एडवांस थे, ठीक है। और आप देखोगे कि जो रॉकेट थे ना इनके, जो टीपू सुल्तान के, वो रॉकेट 1000 गज तक थी उनकी रेंज, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। तो आप देख रहे हो कि किस तरह से टीपू का मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन था, ट्रेड एंड कॉमर्स था, और आपको मैंने इसमें हर चीज पिक्चर के मीडियम से लेके विजुलाइज करते हुए एक एक चीज आपको अच्छे से बताई हुई है मैंने। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। ये अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।